Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. This is a one-shot video on all the important questions from vaccines and immunization that can come in your examination. जैसा कि आप जानते हैं हमें सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन वैक्सीन में भी थोड़ा सा पढ़ना है और आज के लेक्चर में ही हम वो भी फिनिश कर देंगे। तो आपको मैं बता दूं एग्जामिनेशन से पहले आपको इसी लेक्चर को रिवाइज करना है क्योंकि 90% चांसेस हैं कि इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आज बहुत सारे फैक्ट्स आपको मैं बताऊंगा जो मैं याद कराने के लिए आपको ट्रिक्स भी दे दूंगा और अगर आपने पुराने लेक्चर समझ लिए हैं तो उनको देखने की अब जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसी लेक्चर को डायरेक्टली देख लीजिए और इसी से क्वेश्चन आ जाएगा। दूसरा, अगर किसी ने वो लेक्चर देखे नहीं है वो भी इसी लेक्चर को फोकस करे इस वक्त और इसी में से पॉइंट्स को याद रखने की कोशिश करे, मगफ ही करे लेकिन इसको 100% करे तो उसको वो एग्जामिनेशन के लिए फ्रूटफुल हो जाएगा। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, आपको सबसे पहले हम देखेंगे वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन के कंसेप्ट से आपको क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंपल से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, आप हमें बताइए कि किसी फॉरेन एंटीजन या पैथोजन के खिलाफ जो हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस होती है उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। तो आप इम्यूनिटी को टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारी बॉडी में एक ऐसा सिस्टम है जिससे हमें फॉरेन एंटीजन या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम पैथोजन्स कहते हैं उनके खिलाफ इम्यूनिटी मिलती है, रेजिस्टेंस मिलती है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? तो आप इम्यून सिस्टम को टिक करेंगे। सिमिलरली अ सिंपल क्वेश्चन देयर कैन कम, दैट इज कि हमारा इम्यून सिस्टम फॉरेन पैथोजन के खिलाफ एक रेस्पॉन्स देता है, फॉरेन एंटीजन के खिलाफ एक रेस्पॉन्स देता है, उस रेस्पॉन्स को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, और ऐसे ही अगर आपको एक क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन पूछेंगे कि आप हमें बताइए कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम की सेल्स को हम क्या कहते हैं? ये रेजिस्टेंस देने वाली, इम्यूनिटी देने वाली सेल्स जो हमारी बॉडी में होती हैं जिन्हें हम सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कहते हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? उन सेल्स का नाम क्या है? तो वहां पे ऑप्शन में दिया होगा WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा वहां पे दिया होगा ल्यूकोसाइट्स। याद रखना, ल्यूकोसाइट्स। समझ आ रहा है? नाइस। तो ये आप वहां पे टिक करेंगे। इसी तरह से आसान सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए जब बच्चा पैदा होता है तो उसके साथ ही माँ के पेट से उसकी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम रहता है, उसकी बॉडी में इम्यून सिस्टम रहता है जो कि बचपन से ही उसके साथ रहता है जब से वो पैदा होता है। तो उस इम्यून सिस्टम को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इनेट इम्यून सिस्टम। इसे हम नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। और उससे उस बच्चे में, उस इंडिविजुअल में इम्यूनिटी जो मिल जाती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इसे फैमिलियल इम्यूनिटी भी कहते हैं, वो आपको नहीं पूछेंगे, इतना याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, फिर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए लाइफ टाइम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैथोजेंस या एंटीजेंस के साथ एनकाउंटर करके जो बॉडी में इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, जो बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है, लाइफ टाइम में, आफ्टर बर्थ के बाद तो उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एडेप्टिव इम्यून सिस्टम या एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम। और उससे उस इम्यून सिस्टम से डेवलप होने वाली इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज एडेप्टिव इम्यूनिटी या एक्वायर्ड इम्यूनिटी या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये याद रखना आपको। देखो, आपको मैं जो बोलूंगा याद रखना है, वो याद रखिएगा। ठीक है, मैं साथ साथ में बताऊंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है, वो याद, उस पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप जो पूछेंगे आपसे वो ये पूछेंगे कि आप हमें बताइए इस एडेप्टिव, एक्वायर्ड या स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम की सेल्स को हम क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ दोज सेल्स? उन्हें हम जनरल नेम क्या देते हैं? आप सबको पता होना चाहिए, दोज आर नोन एज लिम्फोसाइट्स। और ये लिम्फोसाइट्स 2 टाइप्स होंगे। वहां पे मे बी वहां पे लिम्फोसाइट्स ना दिया हो, वहां पे ऑप्शन में क्या दिया हो? वहां पे बी सेल्स या बी लिम्फोसाइट्स एंड टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट्स दिया हो, तो वहां पे दे सकते हैं बी सेल्स एंड टी सेल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आप हमें बताइए वाई शेपेड मॉलिक्यूल्स हमारी बॉडी में होते हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होते हैं, किसी पैथोजन को फाइट करने के लिए बहुत ज्यादा रोल अंजाम देते हैं। उन वाई शेपेड मॉलिक्यूल्स को हम एंटीबॉडीज कहते हैं या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप हमें बताइए ये एंटीबॉडीज या इम्यूनोग्लोबुलिन्स कौन से सेल्स सेक्रेट करती हैं? तो वहां पे आपको ऑप्शन में दिया होगा, या तो दिया होगा बी सेल्स या तो दिया होगा प्लाज्मा सेल्स। याद रखना, प्लाज्मा सेल्स, बी सेल्स या प्लाज्मा सेल्स क्या सेक्रेट करते हैं? ये वाई शेपेड मॉलिक्यूल्स, हमारे इम्यून सिस्टम के वाई शेपेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, AB से हम दिखा सकते हैं, या जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, IG से दिखाते हैं शॉर्ट में। समझ आ रहा है? अच्छा, अगर वहां पे आप दोनों चीजें दी है, वहां पे दिया है ऑप्शन में बी सेल्स भी लिखा है और प्लाज्मा सेल्स भी लिखा है, और आपको इन दोनों में से एक को सिलेक्ट करना है, तो उस वक्त कौन सा सिलेक्ट करेंगे? याद रखना, उस वक्त आपको प्लाज्मा सेल्स सिलेक्ट करना है, क्योंकि बी सेल्स पहले तो प्लाज्मा सेल्स में ट्रांसफॉर्म होते हैं और फिर जाके प्लाज्मा सेल्स ही एंटीबॉडी सेक्रेट करते हैं। तो एक्चुअल सेल जो ये एंटीबॉडी सेक्रेट करते हैं वो बी सेल्स नहीं है, वो एक्चुअली प्लाज्मा सेल्स है। समझ आ रहा है? इतना भी याद रखेंगे। इसी तरह से
आपके एग्जाम में एक आसान क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसी इंडिविजुअल में, किसी बंदे में जो इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उस इम्यूनिटी डेवलप होने के लिए जितनी भी प्रोसेसेस उसमें हो जाती हैं, उन सब प्रोसेस को मिला के हम क्या कहते हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं कि उसमें क्या आ गई, दोज प्रोसेसेस, सम अप ऑफ दो ऑल दोज प्रोसेसेस जिससे एक बंदे में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, उससे हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज, याद रखिएगा, दैट इज नोन एज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन, IMMUNIZATI, इम्यूनाइजेशन। और इम्यूनाइजेशन के जो दो टाइप्स हैं, उसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, आपके चैप्टर का ही नाम है वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन। तो इम्यूनाइजेशन में से डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है। आप देखिए, इसके इम्यूनाइजेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब इम्यूनाइजेशन क्या है? ये वो प्रोसेस है, या ये वो प्रोसेस है जिससे किसी बंदे में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। समझ आ रहा है? तो अब इसमें आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछेंगे कि किसी बंदे में उसका अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसके अपने बी सेल्स, टी सेल्स प्रोड्यूस हो गए, उसके अपने बी सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया, या उसके अपने बी सेल्स और प्लाज्मा सेल्स ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किया, तो आप हमें बताइए उस इंडिविजुअल में एक्टिव इम्यूनाइजेशन आ गई कि पैसिव इम्यूनाइजेशन आ गई? तो अगर वहां पे क्वेश्चन में दिया है कि ओन इम्यून सिस्टम इज एक्टिवेटेड, तो उस वक्त आप टिक किसको मारेंगे? एक्टिव इम्यूनाइजेशन को। तो यहाँ पे ओन इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड, ओन इम्यून सिस्टम इसमें क्या होता है? एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट। समझ आ रहा है? उसका मतलब क्या है? ओन इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, उसका मतलब क्या है? इसमें कौन कौन सी सेल्स प्रोड्यूस हो जाएंगी? बी सेल्स भी, इसमें टी सेल्स भी प्रोड्यूस होती हैं, और बी सेल्स से क्या सेक्रेट हो जाती हैं? एंटीबॉडीज भी प्रोड्यूस होती हैं, या जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, वो भी प्रोड्यूस हो जाते हैं। ये अपनी बॉडी, उसकी अपनी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, वहां पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा क्वेश्चन है, वहां पे क्वेश्चन आएगा कि आप हमें बताइए कि किसी बंदे में हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डाल देते हैं, और उसमें किसी पैथोजन के खिलाफ या किसी एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। उस किसी पैथोजन या किसी एंटीजन के खिलाफ उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई, इसका मतलब उसमें इम्यूनाइजेशन आ गई। तो आप हमें बताइए उस इम्यूनाइजेशन को क्या कहेंगे? इज दैट एक्टिव इम्यूनाइजेशन की पैसिव इम्यूनाइजेशन? रेडीमेड एंटीबॉडी जिसमें यूज किए जाते हैं, जिसका अपना इम्यून सिस्टम उसका एक्टिवेट नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो किसको टिक मारेंगे? पैसिव इम्यूनाइजेशन को। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? अगर वहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज दिया है, रेडीमेड एंटीबॉडीज, या सीधे वहां पे लिख सकते हैं एंटीबॉडीज, रेडीमेड नहीं दिया होगा, लिखा होगा वहां पे सीधे एंटीबॉडीज, यूज ऑफ एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबुलिन सीधे दिया होगा, तो उस वक्त आप पैसिव इम्यूनाइजेशन को टिक मारेंगे, एक्टिव इम्यूनाइजेशन को टिक नहीं मारेंगे। अगर वहां पे पैसिव इम्यूनाइजेशन नहीं दिया, वहां पैसिव इम्यूनिटी दिया है, तो पैसिव इम्यूनिटी को टिक मारेंगे। पैसिव इम्यूनिटी, इम्यूनाइजेशन क्या है? प्रोसेस। इम्यूनिटी क्या है? रिजल्ट। इम्यूनाइजेशन होगी प्रोसेस जिससे क्या डेवलप हो जाती है? अल्टीमेटली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इसी तरह से एक्टिव इम्यूनाइजेशन इज ए प्रोसेस और एक्टिव इम्यूनिटी इज ए रिजल्ट। ये आपको समझ आ रहा है? आई थिंक इतना आपको क्लियर है। अगर क्वेश्चन आएगा आप इजीली निकालेंगे वो क्वेश्चन। अच्छा, अब ये रेडीमेड एंटीबॉडीज जो हैं, आपको वहां पे क्वेश्चन डालेंगे, आप हमें बताइए डोनर का यूज कहां पे होता है? डोनर का यूज कहां पे होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन में या पैसिव इम्यूनाइजेशन में? डोनर क्या है? डोनर क्या है? डोनर वो ऑर्गेनिज्म है जिससे ये रेडीमेड एंटीबॉडीज लिए जाते हैं, जो जिसमें ये रेडीमेड एंटीबॉडी जिससे एक्सट्रैक्ट करके उस दूसरे बंदे में आ जाते हैं। समझ आ रहा है? जिसमें इम्यूनिटी लानी है। तो डोनर का इस्तेमाल कहां पे होगा? यहाँ पे। तो डोनर का इस्तेमाल अगर वहां पे दिया होगा तो आप पैसिव इम्यूनाइजेशन करेंगे, लिखेंगे वहां पे ऑप्शन में। समझ आ रहा है? यूज ऑफ डोनर पैसिव इम्यूनाइजेशन में आ जाएगा। अच्छा, ये आपको ऐसे समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपको वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि माँ के पेट में बच्चा है, माँ के पेट में बच्चा है, उसको प्लेसेंटा के जरिए खास किस्म के एंटीबॉडीज मिल रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं एंटीबॉडीज जी एंटीबॉडी, या जिन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन जी। ये प्लेसेंटा के जरिए बच्चे को मिल रहे हैं। अच्छा, ठीक है। इसी तरह से जब बच्चा पैदा होता है, उसे माँ के दूध से, दैट मींस मदर्स मिल्क या कोलेस्ट्रम से, उसे इम्यूनोग्लोबुलिन ए मिल रहा है। आप हमें बताइए बच्चे में जो इम्यूनिटी आ रही है, क्या वो एक्टिव इम्यूनिटी है कि पैसिव इम्यूनिटी है? या बच्चे में जो इम्यूनाइजेशन हो गई, क्या वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन है? उस वक्त आप पैसिव इम्यूनाइजेशन को टिक मारेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेगा कि इम्यूनोग्लोबुलिन जी किसके जरिए? प्लेसेंटा के जरिए, प्लेसेंटा के जरिए, या इम्यूनोग्लोबुलिन ए किसके जरिए? मदर्स मिल्क या कोलेस्ट्रम के जरिए अगर बच्चे को मिल रहा है, तो वहां पे वो किस किस्म की इम्यूनाइजेशन हो रही है? बच्चे में पैसिव इम्यूनाइजेशन हो रही है, बच्चे का अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं हो रहा है। और इसी तरह से आप याद रखेंगे कि ये पैसिव इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस, और बच्चे में जो इम्यूनिटी आ गई दैट इज पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अच्छा, आपसे वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन डालेंगे कि वैक्सीन्स का अगर हम यूज करते हैं, वैक्सीन्स का आप हमें बताइए, वैक्सीन्स का हम यूज करते हैं, उससे बंदे में इम्यूनिटी आ जाती है, या बंदे में इम्यूनाइजेशन प्रोसेस जो होती है दैट इज इम्यूनाइजेशन हो रही है, क्या वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन है? वैक्सीन्स के जरिए।
रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैक्सीन के जरिए जो बंदे में इम्यूनाइजेशन होती है, वैक्सीन आपको पता है कि वैक्सीन डाल के उसमें हम मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स बनवा देते हैं। इसका अपना इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करते हैं, जो जिससे फिर उसका अपना इम्यून सिस्टम प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स करता है, जिससे मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स बनते हैं। तो उसका अपना इम्यून सिस्टम अगर एक्टिवेट होता है, दैट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन का यूज जब होता है तो बंदे में कौन सी इम्यूनाइजेशन आती है, दैट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, याद रखना। तो यहाँ पे वैक्सीन यहाँ पे आएगा। और वैक्सीन डाल के हमें उसमें क्या क्या कौन सी सेल्स बनती है, मेमोरी बी सेल्स, टी सेल्स, मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स बनते हैं। समझ आ रहा है? और यहां पे मैंने बताया कि वैक्सीन, जब ये क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्सीन जब बॉडी में डाल देते हैं, वैक्सीन जब बॉडी में डाल दे, उसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, क्या वो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है कि सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है? याद रखिएगा, वहां पे टिक मारिएगा किसको, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। वैक्सीन जब बंदे में डाल देते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट मींस उसमें डालने को हम क्या कहते हैं, वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन जब हम करते हैं तो बंदे में कौन सा इम्यून रिस्पांस होता है, बंदे में, एक इंडिविजुअल में प्राइमरी इम्यून रिस्पांस होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो इतना आपको वहां से पूछ सकते हैं। इसी तरह से आपको इस पैसिव इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए एंटीटॉक्सिन्स या एंटीवेनम या एंटी सीरम का यूज अगर होता है किसी बंदे में, उसमें किसी पैथोजन या एंटीजन के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कराने के लिए, आप हमें बताइए उसमें पैसिव इम्यूनाइजेशन की जाती है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन की जाती है? आपको पता होना चाहिए, आपको ऑलरेडी पता है कि एंटीटॉक्सिन्स जो होते हैं, या जिन्हें हम क्या कहते हैं, या एंटी वेनम जो होते हैं, या एंटी सीरम भी आप कह सकते हैं, ये एक्चुअली क्या होते हैं, ये रेडीमेड एंटीबॉडीज होते हैं। जो मैंने आपको एक लेक्चर में बताया था कि जो हम इससे हॉर्स से प्रिपेयर करते हैं, डोनर एनिमल से प्रिपेयर करते हैं, उन रेडीमेड एंटीबॉडीज को फिर यूज करते हैं। अगर किसी को सांप डसता है तो उसमें डाल देते हैं, उसको बचाने के लिए, उसको फौरन उसको ट्रीट करने के लिए, अगर उसके सांप ने डसा है, उन एंटीजन्स को, सांप के वेनम के एंटीजन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ये आपको पता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीटॉक्सिन से एंटी वेनम में हम क्या करते हैं, रेडीमेड एंटीबॉडीज यूज करते हैं। रेडीमेड एंटीबॉडीज का यहाँ पे यूज होता है। अगर रेडीमेड एंटीबॉडीज का यूज होता है तो इसमें कौन सी इम्यूनाइजेशन आएगी, वहां पे टिक मारेंगे आप पैसिव इम्यूनाइजेशन को। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। समझ आ रहा है? अगर थोड़ा सा उन्हें डिफिकल्ट बना दिया ना, तो वो आपको बता सकते हैं कि आप हमें बताइए रैबीज एंटीटॉक्सिन अगर किसी में डाल देते हैं, या टेटनस एंटीटॉक्सिन या बॉटुलिज्म एंटीटॉक्सिन किसी में डाल देते हैं, तो उसमें जो इम्यूनाइजेशन हो जाएगी, क्या वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है कि पैसिव इम्यूनाइजेशन है? दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। एंटीटॉक्सिन या एंटीवेनम का यूज होगा, याद रखिएगा, उसको पैसिव के साथ टिक मारना, इसको इसके साथ रिलेट करना, इसको आंख बंद करके पैसिव के साथ टिक मारना, ठीक है, ये याद रखना आप। अच्छा, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए वैक्सीन और एंटीटॉक्सिन्स के बारे में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन में आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए किस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन में फ्यूचर प्रोटेक्शन का ध्यान रखा जाता है। किस टाइप ऑफ इम्यूनाइजेशन में फ्यूचर प्रोटेक्शन के, आगे जाके फ्यूचर में वो पैथोजन बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। फ्यूचर के लिए क्या चाहिए, आपको पता है कि ये जो मेमोरी बी सेल्स और मेमोरी टी सेल्स हैं, ये फ्यूचर में प्रोटेक्ट करते हैं। इसलिए फ्यूचर प्रोटेक्शन के लिए आपको टिक मारना है एक्टिव इम्यूनाइजेशन को, या अगर एक्टिव इम्यूनाइजेशन नहीं दिया होगा वहां पे वैक्सीन दे सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं फ्यूचर प्रोटेक्शन। फ्यूचर में प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी इम्यूनाइजेशन होती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन। और प्रेजेंट में क्योर करने के लिए एक होता है प्रोटेक्ट करना या प्रिवेंट करना, या प्रोटेक्शन लिख सकते हैं या प्रिवेंट लिख सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए कि फ्यूचर में डिजीज होनी नहीं चाहिए, प्रिवेंशन के लिए। प्रिवेंशन को ही हम दूसरा नाम भी देते हैं वहां पे, प्रोफाइलैक्सिस के लिए लिख सकते हैं, PHYLLAXIS, ये लिख सकते हैं वहां पे। फ्यूचर प्रिवेंशन या फ्यूचर प्रोटेक्शन या प्रोफाइलैक्सिस लिख सकते हैं। इसको जहन में रखते हैं तो आप हमें किसको टिक मारेंगे, तो आप एक्टिव इम्यूनाइजेशन को टिक मारेंगे, क्योंकि फ्यूचर इज रिलेटेड मेमोरी बी सेल्स एंड टी सेल्स, जो कि किस में, एक्टिव इम्यूनाइजेशन के केस में बनते हैं। इसी तरह से पैसिव इम्यूनाइजेशन में आपको बताएंगे कि हाँ, आप हमें बताइए कि अगर अर्जेंटली किसी को क्योर करना है, किसी को सांप ने किसी को डस लिया, अब उसे अर्जेंटली उसको ट्रीटमेंट देना है, प्रिवेंट नहीं करना है। आगे जाके नहीं देखना कि आगे उसको सांप डसेगा तो उसको प्रिवेंट करना, नहीं, उसी वक्त उसको प्रोटेक्ट करना है, उसी वक्त उसको क्योर करना है, ट्रीट करना है, अर्जेंटली ट्रीट करना है। इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए कौन सी इम्यूनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। तो इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट फ्यूचर के लिए नहीं है। अब ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपसे इम्यूनाइजेशन के रिलेटेड नहीं पूछेंगे, आपको एंटीटॉक्सिन या वैक्सीन के रिलेटेड पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए एंटीटॉक्सिन, और नीचे दिया होगा वैक्सीन, नीचे दिया होगा ऑप्शन में एंटीटॉक्सिन। आपको सिलेक्ट करना होगा इन दोनों में। आपको दिया होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द फ्यूचर, वहां पे एंटीटॉक्सिन को सिलेक्ट नहीं करना, वहां पे वैक्सीन को सिलेक्ट करना है। इसी तरह से अगर वहां पे दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग विल ट्रीट द इन्फेक्शन इमीडिएटली, उस वक्त आपको वैक्सीन सिलेक्ट नहीं करना, उस वक्त आपको एंटीटॉक्सिन सिलेक्ट करना है। देखिए, ऑब्जेक्टिव किसी भी तरीके से बना सकते हैं, तो इसलिए मैं हर एंगल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
अच्छा, तो ये हो गया आपका इम्यूनाइजेशन के बारे में, इतना ही आपको पूछेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पूछेंगे। अब हम आते हैं वैक्सीन्स पे। अब वैक्सीन्स के रिलेटेड आपको क्या पूछ सकते हैं, समझ आ रहा है? सबसे पहले आपको पूछेंगे कि वैक्सीन जो होते हैं, वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिलती है वो कौन सी इम्यूनिटी मिलती है? जैसा कि अभी आपने देखा कि एक्टिव इम्यूनिटी, हमने अभी भी कंसेप्ट वही सीख रहे थे कि एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है वैक्सीन से। क्या पैसिव इम्यूनिटी मिलती है कि एक्टिव? वेरी गुड, एक्टिव इम्यूनिटी मिलती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा, वैक्सीन्स में आपको पता है कि इसमें मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स का यूज होता है। ठीक है, मेमोरी बी सेल और टी सेल्स बनते हैं। बी सेल्स और टी सेल्स किस में बनते हैं? क्या वो इनेट इम्यून सिस्टम में बनते हैं कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में? आपको अगर याद होगा, मैंने आपको अभी बताया था आगे, किसमें? एडेप्टिव में बी सेल्स और टी सेल्स। समझ आ रहा है? बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो यहाँ पे वैक्सीन एक्टिव इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वैक्सीन एनहांस, यहाँ वहां पे लिख सकते हैं वैक्सीन एनहांस, वैक्सीन स्टिमुलेट किसको करते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी को। इसी तरह से वहां पे ऑप्शन में दे सकते हैं वो एडेप्टिव इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करता है या एक्टिवेट करता है, करते हैं वैक्सीन। समझ आ रहा है? और आपको पता है, वहां पे याद रखना, यहां पे ये सिलेक्ट कर लेना कि वैक्सीन से जो इम्यूनिटी मिलती है वो नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। क्यों आर्टिफिशियल इम्यूनिटी? ये नेचुरली इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, ये हम यहां से वैक्सीन डाल के, मतलब पैथोजन के एंटीजन डाल रहे हैं जिसके खिलाफ वहां पे इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसके खिलाफ बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो ये आर्टिफिशियली इंसान के जरिए किया जाता है, ये नेचुरल इन्फेक्शन की तरीके से नहीं होता है। तो वैक्सीन से क्या होता है? क्या स्टिमुलेट होता है, क्या एक्टिवेट होता है, क्या एनहांस होता है? एक्टिव इम्यूनाइजेशन या एक्टिव इम्यून सिस्टम, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम, या इसी तरह से आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन या आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। समझ आ रहा है? ये तीन सिलेक्ट, उसमें ये तीन होंगे, लास्ट में लिखा होगा ऑल द अबव, या इन तीनों में से एक दिया होगा उसी को टिक मारना। ये याद रखिएगा, या अगर ये तीनों दिए होंगे फिर चौथा ऑप्शन दिया होगा ऑल द अबव, उसको ऑल द अबव का टिक मारना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है सिंपल कंसेप्ट पे, वैक्सीन के कंसेप्ट पे। अब ठीक है, यहां पे मैंने ऑलरेडी लिखा है एडेप्टिव, एक्टिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब नेचर ऑफ वैक्सीन पे आपको क्या क्वेश्चन डाल सकते हैं कि वैक्सीन किस चीज का बना होता है, वैक्सीन में क्या हो सकता है? समझ आ रहा है? इस पे क्वेश्चन आ सकता है कि वैक्सीन में क्या होगा। वहां पे ऑप्शन में दिया होगा एवायरुलेंट फॉर्म। आपको पता है वैक्सीन में पैथोजन जो होता है, पैथोजन के या पैथोजन के एंटीजन्स, उनमें जो हार्मफुल चीजें हैं उनको निकाल के उसको, मतलब उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म किया जाता है ताकि वो उसको नुकसान ना पहुंचाए। ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया। तो इसमें सिलेक्ट क्या करेंगे? नेचर ऑफ वैक्सीन पे, कि वैक्सीन में वहां पे क्वेश्चन दिया होगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज अ वैक्सीन। तो वहां पे आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया होगा? एवायरुलेंट फॉर्म ऑफ द पैथोजन, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉन पैथोजेनिक फॉर्म ऑफ द पैथोजन, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। हार्मलेस फॉर्म ऑफ द पैथोजन, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रलाइजर फॉर्म दे सकते हैं, ये भी सिलेक्ट हो सकता है। डेलिब्रेटेड फॉर्म, इनमें से कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है, इसलिए मैंने सब चीजें यहां पे लिखी है। किल्ड और इनएक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ पैथोजन, ये भी हो सकता है, ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। ये भी पैथोजन का ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, ये फॉर्म भी। लाइव फॉर्म उसकी, लेकिन एटेन्यूएटेड, जिससे हम कहते हैं वीकेंड फॉर्म, जहर निकाल के, जो मैंने एक दिन कहा था आपको कि गाय के सींग काट के उसको यूज करेंगे। लाइव फॉर्म या वीकेंड फॉर्म, ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी ऑप्शन में हो सकता है। हार्मलेस एंटीजन ऑफ द पैथोजन, अब पूरी बॉडी नहीं उसके एंटीजन करेंगे लेकिन उनको हार्मलेस बनाएंगे। समझ आ रहा है? हार्मलेस एंटीजन ऑफ द पैथोजन, ये भी वैक्सीन में इस्तेमाल हो सकता है। प्यूरिफाइड एंटीजन, ये भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। इनमें से कुछ भी ऑप्शन में डाल सकते हैं। और अगर इनमें से 3 डाले होंगे तो लास्ट में दिया होगा ऑल द अबव को टिक मारना। अगर ए एंड सी में, इनमें से 2 ऑप्शन ए एंड सी में डाले हैं तो डी में ऑलरेडी लिखा होगा ए एंड सी, तो ए एंड सी को सिलेक्ट करना। तो अब ये अपने आप पे है, यहाँ पे मैंने हर कोई एंगल से लिखा है कि नेचर ऑफ वैक्सीन पे आपको क्या डाल सकते हैं, कि वैक्सीन किस चीज का बना होता है। तो इसमें से कोई भी वहां पे ऑप्शन में हो सकता है। तो अब अपना दिमाग लगा के आपको देखना है कि कौन ऑप्शन वहां पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये रहा ये वाला। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वैक्सीन पे। अब देखिए टाइप्स ऑफ वैक्सीन पे आपको क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता है फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, ये आपको पता है ऑलरेडी कि इसमें ये 3 जनरेशंस ऑफ वैक्सीन होते हैं। आपको सिंपल सा क्वेश्चन जो वहां पे पूछेंगे कि आप हमें बताइए, अगर होल ऑर्गेनिज्म या पूरी बॉडी और इस पैथोजन की यूज होती है वैक्सीन बनाने के लिए, वो कौन से वैक्सीन हैं, वो आप टिक इसको मारेंगे फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन को। अगर वहां पे डालेंगे कि आप हमें बताइए पैथोजन की पूरी बॉडी इस्तेमाल नहीं होती है वैक्सीन बनाने के लिए, हम पैथोजन का कोई पार्ट या उसका कोई कंपोनेंट यूज करेंगे एज एंटीजन और उसी से वैक्सीन बनाएंगे उस पैथोजन के खिलाफ, तो उससे हम क्या कहेंगे? दोज आर द सेकंड जनरेशन वैक्सीन, टिक मारेंगे आप इसको। ठीक है, और अगर वहां पे दिया होगा कि पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल, पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल या पैथोजन का के न्यूक्लिक एसिड, यहां पे मैं लिखूंगा जेनेटिक मटेरियल पैथोजन का जेनेटिक मटेरियल या उसका डीएनए या आरएनए। जेनेटिक मटेरियल मींस जीन्स, डीएनए के जीन्स हो सकते हैं, आरएनए के जीन्स हो सकते हैं। डीएनए या आरएनए, डीएनए और आरएनए को हम इकट्ठे, हम इनको क्या कहते हैं? मैंने आपको कहा था न्यूक्लिक एसिड्स। पैथोजन का न्यूक्लिक एसिड हम यूज करेंगे क्या कहते हैं, पैथोजन के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए। तो उस वक्त उन वैक्सीन को हम क्या कहते हैं? दोज आर नोन एज थर्ड जनरेशन वैक्सीन। समझ आ रहा है? ये सिंपल सा क्वेश्चन वहां से आपको पूछ सकते हैं।
अब हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन की तरफ जब जाते हैं तो इसमें कई सारे टाइप्स आते हैं, मेनली दो टाइप्स आते हैं, एक होता है किल्ड और दूसरे होते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। अब यहाँ पे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमें बताइए, एक मिनट, में पैथोजन को किल करके हम वैक्सीन बनाते हैं, आप हमें बताइए किल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं। तो आपको याद रखना है गामा रेडिएशंस एंड फॉर्मल्डिहाइड। अगर फॉर्मल्डिहाइड वहां पे ऑप्शन में नहीं दिया होगा, वहां पे फॉर्मलिन लिख सकते हैं, इसको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। अच्छा, लाइव एटेन्यूएटेड को बनाने के लिए क्या किया जाता है, वहां पे ऑप्शन में लिखा होगा स्ट्रेसफुल कंडीशंस में इसको लॉन्ग टाइम तक ग्रो करेंगे या अनफेवरेबल कंडीशंस में इसको लॉन्ग टाइम तक ग्रो करेंगे। तो याद रखिएगा, प्रिपरेशन, इन दोनों के प्रिपरेशन के लिए आपको क्वेश्चन कौन सा आएगा, यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं, या तो गामा रेडिएशंस का यूज करके, हीट ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, हीट ट्रीटमेंट भी ऑप्शन में वो नहीं डालेंगे, ठीक है, या फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मलिन का यूज करके, दिस इज द केमिकल ट्रीटमेंट, दैट इज द रेडिएशन ट्रीटमेंट। समझ आ रहा है। अब लाइव एटेन्यूएटेड के बारे में आपको क्या याद रखना है, वहां पे क्या क्वेश्चन डाल सकते हैं कि इसको इनको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो आपको याद रखना है स्ट्रेसफुल कंडीशंस में ग्रो करना, या अनफेवरेबल कंडीशंस में ग्रो करना फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे मैंने आपको बीसीजी के बारे में बताया था उस दिन। समझ आ रहा है, तो ये याद रखेंगे आपको ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे इन दोनों के दरमियान कि इन दोनों में से सेफर कौन सा है। अगर सेफर की बात करेंगे तो आप इसको टिक मार देना, किल्ड को। तो सेफर ये है, सेफर मींस ये बच्चों में भी यूज किया जा सकता है, बूढ़ों में भी यूज किया जा सकता है, उन बंदों में भी यूज किया जा सकता है जिनका इम्यून सिस्टम वीक है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये सेफर है क्योंकि पैथोजन को किल किया गया है, वो कुछ नहीं कर सकता है। समझ आ रहा है, उसको वो वापस अपनी खतरनाक कंडीशन में नहीं आ सके, वो तो मरा हुआ है, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसी तरह से वहां पे क्वेश्चन आ सकता है, आप हमें बताइए ये दो ऑप्शन में दिए होंगे, आपको बताएंगे, आप हमें बताइए कि स्ट्रॉन्गर इम्यून रेस्पॉन्स कौन जनरेट करता है, बेटर इम्यूनिटी कौन से वैक्सीन देते हैं, क्या किल्ड वाले कि लाइव एटेन्यूएटेड वाले। तो उस वक्त आपको ये वाला सिलेक्ट करना है, लाइव एटेन्यूएटेड, ये बेटर इम्यूनिटी देता है, बेटर इम्यूनिटी। समझ आ रहा है क्यों देता है, अभी समझने की कोशिश नहीं करनी है, बस याद रखना भी। समझ आ रहा है। अच्छा, अब अगर ये बेटर इम्यूनिटी देता है तो इसमें बूस्टर डोजेस का यूज नहीं होगा। बेटर इम्यूनिटी मींस कि हमने एक बार वैक्सीन डाल दिया, उसका मतलब है कि उसको लाइफ टाइम में उस पैथोजन के खिलाफ उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनते रहेंगे क्योंकि पैथोजन जो हम उसमें डाल रहे हैं, पैथोजन वो तो लाइव है, वो जिंदा है, वो मल्टीप्लाई करता रहेगा, तो उस बंदे का इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के खिलाफ कंटिन्यूअसली वर्क करता रहेगा, मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स कंटिन्यूअसली वो बनाता रहेगा। किल्ड में नहीं होगा ऐसा, किल्ड में हमने पैथोजन डाल दिया, कुछ पैथोजन डाल दिया, वो मर गए, फिर उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम भी बैठ जाएगा क्योंकि पैथोजन है ही नहीं उसमें। तो इसलिए ये बेटर इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इसमें कंटिन्यूअसली पैथोजन के जो एंटीजन्स वो प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से इसे दोबारा ये वैक्सीन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटर इम्यूनिटी की वजह से इसमें बूस्टर डोज नहीं देना पड़ता है। बूस्टर डोज आपको क्वेश्चन डालेंगे कि आप हमें बताइए इन दोनों में से बूस्टर डोज किसको दिया जाता है, किसको नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे बूस्टर डोज इसका नहीं देते हैं, लेकिन इसमें चूंकि इसमें इम्यूनिटी ज्यादा बेटर नहीं होती है, इसमें इसको बूस्टर डोज देने की जरूरत पड़ती है। किल्ड वैक्सीन अगर हम यूज करेंगे, उसको उस बंदे में दोबारा वैक्सीन डालने की जरूरत पड़ती है, दैट इज द बूस्टर डोज। समझ आ रहा है, कुछ टाइम के बाद, ताकि उसमें लाइफ टाइम तक फिर इम्यूनिटी डेवलप होती रहे। अच्छा, अब इन दोनों के कई सारे इंपॉर्टेंट वैक्सीन हैं जो कि आपके डायरेक्टली आपके एग्जाम में इससे पूछ सकते हैं। देखिए, अब किल्ड वाले भी हैं, ये किल्ड वाले हैं दोनों, किल्ड बैक्टीरियल और किल्ड वायरल, और लाइव वाले भी हैं, लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन या लाइव वायरल वैक्सीन। किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन मींस कि ये वो वैक्सीन हैं जो कि किसी बैक्टीरिया को किल करके बनाए गए हैं उस बैक्टीरिया के खिलाफ। किल्ड वायरल वैक्सीन मींस ये किसी वायरस को किल करके उस वायरस के खिलाफ बनाए गए हैं वैक्सीन, है ना। मैंने आपको ऑलरेडी कहा था कि पॉइजन किल्स पॉइजन। हम किसी पैथोजन को ही यूज करते हैं, उसके बॉडी या उसके बॉडी के कंपोनेंट्स को ही यूज करके उसका वैक्सीन बना के फिर उसी को डैमेज पहुंचाते हैं, उसी को मारते हैं। समझ आ रहा है, ये याद रखना। तो किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन में हम क्या करेंगे, हम बैक्टीरिया को किल करके उससे यूज करेंगे एज ए वैक्सीन, ताकि उसी बैक्टीरिया के खिलाफ बंदे में इम्यूनिटी आ जाए। समझ आ रहा है। इसी तरह से किल्ड वायरल वैक्सीन में हम क्या करेंगे, वायरस को किल करके, वायरस को न्यूट्रलाइज करके फिर क्या हम करेंगे, उससे वैक्सीन बनाएंगे, फिर जाके इंडिविजुअल में डालेंगे, फिर उस इंडिविजुअल में उसी वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। समझ आ रहा है। इसी तरह से लाइव लाइव बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया को हम इसमें वीक करते हैं, इसका जहर निकालते हैं, इसको हार्मलेस बना देते हैं, एटीन्यूएट करते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड मींस उसको हार्मलेस बना देते हैं, ठीक है। जो यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि लाइव एटीन्यूएटेड। किल्ड इनएक्टिवेटेड मींस इसको किल ही किया, बिल्कुल ही इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब लाइव एटीन्यूएटेड जो है ये जिंदा रखते हैं, लेकिन एटीन्यूएट करते हैं। एटीन्यूएट मतलब उसको वीक करते हैं, उसकी जो पैथोजेनिसिटी है, उसका जो डिजीज कॉजिंग नेचर है, उसको खत्म करते हैं। तो इसमें लाइव बैक्टीरियल में हम क्या करेंगे, बैक्टीरिया को जिंदा रखेंगे, लेकिन उसके सींग काट देंगे, उसको हार्मलेस बना देंगे,
उसकी पैथोजेनिसिटी को खत्म करेंगे। समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो यहाँ पे उसी बैक्टीरिया के खिलाफ फिर वो यूज किया जाएगा। इसी तरह से लाइव वायरल वैक्सीन में हम क्या करेंगे, हम वायरस को लेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, हम बॉडी में डालेंगे इंडिविजुअल की, फिर उस बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी उसी वायरस के खिलाफ जिससे वो वैक्सीन बना दिया गया। ये याद रखेंगे आप। अब इसमें आपको ये वैक्सीन याद रखने, इनको याद कराने के लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा और मेहरबानी करके आप ये जहन में रखेंगे। क्या क्या है यहाँ पे याद रखेंगे आप? एक ट्रिक है, जैसे ये बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया को याद ऐसे रखेंगे, बैक्टीरिया आप याद रखेंगे ब्लैक टी। ये ब्लैक टी किस में पीते हैं? हमें कप में पियेंगे या गिलास में पियेंगे ब्लैक टी। अब हमारा ताऊ है, क्या है? कोई ताऊ है, वो ताऊ जो है वो क्या कहता है? वो कहता है, अपने आप से कहता है, ताऊ चल पी ले इसमें पैग। वो ब्लैक टी पिएगा नहीं, ताऊ ब्लैक टी नहीं पीता है, वो पैग हम कहते हैं शराब को, ठीक है? वो शराब पिएगा उसमें कप में। तो यहाँ पे ऐसे याद रखेंगे, ताऊ, TAO। लेट मी टेक अनदर कलर, ये वाला कलर ले लेंगे। ताऊ, ताऊ चल, हाँ चल पी ले, सॉरी पी लेने, यू कैन से ताऊ चल पी, हाँ पी या पी ले इसमें पैग मीन शराब। अब ताऊ जो है वो ब्लैक टी नहीं पीता है, वो शराब पीता है। वो बोलता है चलो मैं आप ब्लैक टी पियो, मैं इस गिलास में शराब पीता हूँ। ताऊ चल पी ले पी ले, या ताऊ चल पी इसमें पैग। क्लियर है? ये याद रखिएगा। ताऊ से आपको याद रखना है टाइफाइड वैक्सीन, इसे हम टाइफाइड पैराटाइफाइड वैक्सीन भी कहते हैं। लेकिन याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये इंजेक्टेबल टाइफाइड है, क्योंकि हम अभी आगे पढ़ेंगे ऑरल टाइफाइड भी हम पढ़ेंगे। समझ आ रहा है? ऑरल भी अभी आएगा, उस वक्त आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे दिस इज द इंजेक्टेबल टाइफाइड। समझ आ रहा है? नेक्स्ट इज चल फॉर कॉलरा, P फॉर पर्ट्यूसिस को हम और एक नाम देते हैं, यहां पे मैं लिखता हूं, दैट इज नोन एज वूपिंग कफ। समझ आ रहा है? वूपिंग कफ का वैक्सीन जो है वो किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। टाइफाइड वैक्सीन इज किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन, कॉलरा वैक्सीन इज किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। टाइफाइड में कौन सा वाला? इंजेक्टेबल टाइफाइड इज किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। इसी तरह से इन्फ्लुएंजा जो होता है, जुकाम का होता है, तो इन्फ्लुएंजा के कई सारे टाइप्स होते हैं। एक टाइप का इन्फ्लुएंजा होता है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप बी के लिए जो वैक्सीन है, दैट इज किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। और इसी को हम कहते हैं हिप वैक्सीन भी। इंपॉर्टेंट है हिप वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। तो याद रखिएगा टाइप बी इन्फ्लुएंजा जो है दैट इज किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन। नेक्स्ट इज मेनिंगोकोकल वैक्सीन। मेनिंगोकोकल वैक्सीन, ये जो है ब्रेन के जो कवरिंग्स होते हैं, मेनिंजीज जिन्हें कहते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होती है, तो उन उस मेनिंगोकोकल जो वैक्सीन है उस पैथोजन के खिलाफ जो काम करता है, दैट इज मेनिंगोकोकल वैक्सीन। ये जो है ये भी किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। इसी तरह से प्लेग वैक्सीन है, ये भी किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन है। फिर क्या है? ताऊ चल पी इसमें पैग, या ताऊ चल पी ले, चलो आपके लिए लिखता हूं, पी ले, पी ले इसमें पैग। हो गया ये वाला। नेक्स्ट इज किल्ड वायरल वैक्सीन। अब ये कैसे याद रखेंगे? आपको पता है वायरल कौन से लोग हो जाते हैं? क्या गरीब लोग वायरल हो जाते हैं कि अमीर लोग वायरल हो जाते हैं? ज्यादातर अमीर लोग ही वायरल हो जाते हैं, गरीब पैरों के नीचे जाते हैं। तो इसलिए आप याद रखेंगे R, ध्यान था जो RICH, क्या हो गया? रिच। अब रिच पीपल कहां के हैं? जहां टेक्नोलॉजी है। रिच जापानीज है ना, यहां से लिखेंगे आप लास्ट में पीपल, रिच जापानीज पीपल। R फॉर रैबीज वैक्सीन, दिस इज अ किल्ड वायरल वैक्सीन। जनरल इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, दैट इज किल्ड वायरल वैक्सीन। इसी तरह से कोवैक्सीन, ये आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैक्सीन है ये कोरोना वायरस के लिए। इसी तरह से अभी इसके बारे में थोड़ा मैं और बताऊंगा आगे। अभी देखिए हेपेटाइटिस वैक्सीन, जापानीज एन्सेफेलाइटिस वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। लेकिन यहां पे पोलियो वैक्सीन के दो टाइप आएंगे, एक आएगा इंजेक्टेबल, दूसरा आएगा ओरल। याद रखिएगा जो ओरल होते हैं ना वो जनरली हम लाइव देते हैं, जिंदा वाले देते हैं। अब यहां पे पोलियो वैक्सीन जो है ये इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, इसे हम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो नोन एज साल्क्स वैक्सीन या साल्क्स पोलियो वैक्सीन। इंजेक्टेबल, हाँ, इट इज नोन एज साल्क्स पोलियो। अब जैसे आप याद रखेंगे शार्क जो होते हैं ना, उसके टीथ होते हैं, शार्प टीथ होते हैं उसके, वो पिंच करेगी तो वो पेनिट्रेट हो जाएगी ना, वो इंजेक्ट करेगी। इस तरह से याद रखेगा कि साल्क्स वैक्सीन इज इंजेक्टेबल वैक्सीन। अच्छा, नेक्स्ट इज लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन, इसमें टाइफाइड एंड BCG। टाइफाइड वैक्सीन जो कि ऑरल टाइफाइड, याद रखिएगा ऑरल वाला। यहां पे कौन सा था? इंजेक्टेबल, दिस इज ऑरल टाइफाइड। एंड BCG वैक्सीन, दिस इज फॉर ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट इज लाइव वायरल वैक्सीन्स। लाइव वायरल वैक्सीन्स में आपको एक ट्रिक मैं दे दूंगा, मेहरबानी करके ये याद रखिएगा। दैट इज वेरी सिंपल ट्रिक। आप मनमोहन सिंह को वाजपेयी को जानते हैं ना, तो आपको याद रखना है ऐसे, R से रेस्पेक्टेड। अब मैं छोटा ही लिखूंगा, आप यहां पे टाइम नहीं है उतना, ठीक है? रेस्पेक्टेड
मिस्टर, एम और मिस्टर, रेस्पेक्टेड मिस्टर, ये भी है ना लाइव वायरल, ये वायरल कौन हो जाएगा? जो प्राइम मिनिस्टर रहा होगा, आपका फेवरेट प्राइम मिनिस्टर रहा होगा, ठीक है। रेस्पेक्टेड मिस्टर, एमआर इज मिस्टर वाजपेयी, यहां पे वाजपेयी लिखेंगे, वाजपेयी। आई से इज, येलो फीवर से योर फेवरेट, ये खुद से लिखना फिर बाद में, ठीक है, यहां पे मेरे पास उतनी जगह नहीं है। योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर, रेस्पेक्टेड मिस्टर वाजपेयी इज योर फेवरेट प्राइम मिनिस्टर। रेस्पेक्टेड से रोटा वायरस, रेस्पेक्टेड एम से मीजल्स वायरस, आर से रुबेला वायरस, इसी तरह से सॉरी वायरस नहीं, हम कहेंगे रोटा वायरस वैक्सीन, मीजल्स वायरस वैक्सीन, रुबेला वैक्सीन, वेरिसिला वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, ठीक है, वेरिसिला वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। याद रखिएगा इन्फ्लुएंजा हमने आगे भी पढ़ा ना, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, और यहां पे इन्फ्लुएंजा, लेकिन ये वाला इन्फ्लुएंजा जो है ये नेजल स्प्रे वाला इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये इंजेक्टेबल नहीं है, ये नेजल स्प्रे वाला इन्फ्लुएंजा टाइप वैक्सीन है ये, ठीक है। इसी तरह से येलो फीवर वैक्सीन, पोलियो वैक्सीन। अब वहां पे पोलियो, यहां पे था साल्क्स वैक्सीन, इससे पहले क्या था? साल्क्स वैक्सीन, लेकिन यहां पे क्या है? सैबिनिस वैक्सीन। याद रखिएगा दिस इज द ऑरल वैक्सीन, वो इंजेक्टेबल था, ये ऑरल है, और लास्ट वाला है एम से मम्पस वैक्सीन। तो ये ट्रिक आप याद रख के आप ये सारे किल्ड और लाइव वैक्सीन को याद कर सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। फर्स्ट जनरेशन जो कोविड-19 के वैक्सीन है उसमें इंपॉर्टेंट वैक्सीन क्या है? दिस कोवैक्सीन। ये कोवैक्सीन के बारे में आपको क्या याद रखना है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो कोवैक्सीन है कौन सा वैक्सीन है? दिस इज किल्ड वायरल वैक्सीन। देखिए लाइव वायरल वैक्सीन बना सकते थे ये कोविड-19 के लिए, लेकिन रिस्क उतना लेना नहीं चाहते थे साइंटिस्ट रिसर्चर्स, क्या ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता था अगर कोरोना वायरस को लाइव ही बॉडी में डाल दिया जाता, लाइव एटेन्यूएटेड फॉर्म में। तो किल्ड वायरल वैक्सीन इसका अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ दिस कोवैक्सीन। अब याद रखेगा ये किसने बनाया है? दिस इज प्रिपेयर्ड बाय भारत बायोटेक इन कोलैबोरेशन विद, एक मिनट, इन कोलैबोरेशन विद ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट, फुल फॉर्म खुद से लिखना बाद में, इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बनता है, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो मे भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं वो। इसी तरह से फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, जिस तरह हमारे पास ये कोवैक्सीन है, इसी तरह से चाइना ने क्या डेवलप किया? 2 टाइप ऑफ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन जो कि वायरल क्या कहते हैं, किल्ड वायरल वैक्सीन है। तो उन्होंने, चाइना ने डेवलप किया, ये इंडिया ने, हाँ, दिस इज फ्रॉम इंडिया। चाइना में 2 वैक्सीन्स, 2 किल्ड वायरल वैक्सीन्स, एक है जिसे हम कहते हैं साइनोफैम, साइनोफैम BIPP, यह है एक। दूसरा है साइनोवैक कोरोनावैक, साइनोफैम BIPP, साइनोवैक कोरोनावैक, ये जो है ये फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स हैं जो कि कोविड-19 के लिए बनाए गए यहाँ पे चाइना में। हमारे यहाँ कौन सा है? कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक ने बनाया इन कोलैबोरेशन विद ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये याद रखेंगे आप, बस इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं, सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स पे। अब सेकंड जनरेशन ऑफ वैक्सीन्स में आपके क्वेश्चंस कहां से बनेंगे, क्या क्वेश्चन डाल सकते हैं? पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप हमें बताइए अगर पैथोजन का, उसकी बॉडी का कोई कंपोनेंट या उसका कोई सब यूनिट या उसके एंटीजन्स को प्यूरिफाई करके यूज किया जाता है तो उन वैक्सीन्स को हम क्या कहते हैं? दोज आर नोन एज सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स। तो पहला पॉइंट आपका यहां से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछेंगे कि आप हमें बताइए कि सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हम पैथोजन का क्या यूज कर सकते हैं? एक तो प्रोटीन यूज कर सकते हैं, उसके पॉलीसैकेराइड्स यूज कर सकते हैं, या उसके टॉक्साइड्स यूज कर सकते हैं, उसके टॉक्सिन्स यूज कर सकते हैं। फिर टॉक्सिन्स से हम टॉक्साइड्स बनाते हैं, वो मैं अभी बताऊंगा क्या चीजें की जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें इसमें क्या क्या कंपोनेंट हम पैथोजन का यूज कर सकते हैं? प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड या टॉक्सिन्स या टॉक्साइड्स जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है। अब यहां से समझेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं अगर कोरोना वायरस की बात करेंगे हम, ये सपोज हमारा कोरोना वायरस है, दिस इज कोड, दिस इज इट इज सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, और इसके सरफेस पे क्या होते हैं? इसके सरफेस पे स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स जिनको हम स्पाइक प्रोटीन्स कहते हैं, वो प्रोटीन्स कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? दिस इज द शेप ऑफ SARS-CoV-2 जो कि कोरोना वायरस का नेम है, ठीक है। अब देखिए ये देखा गया है कि जो ये, आपको मैंने ऑलरेडी कहा कि जो ये ऊपर से इसके सरफेस पे जो ये
स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, यही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसको सेल्स के अंदर दाखिल करने में। तो ये इसमें ताकत देते हैं सेल्स के अंदर दाखिल होने के लिए। अगर ये स्पाइक प्रोटीन्स काम नहीं करेंगे तो ये सेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है और फिर जाके ये डिजीज काज नहीं कर सकता है। तो स्पाइक प्रोटीन्स इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, अगर हम इस स्पाइक प्रोटीन को ही यूज करेंगे, कोरोना वायरस से एक्सट्रैक्ट करेंगे स्पाइक प्रोटीन्स और फिर इसको यूज करेंगे वैक्सीन बनाने के लिए, तो उस वक्त हम सेकंड जनरेशन वैक्सीन बनाते हैं जिसमें हम इस प्रोटीन का यूज करते हैं। इसी तरह से कई सारे बैक्टीरिया हमारे पास है और बैक्टीरिया में ऊपर से एक कोट होता है जो कि पॉलीसेकेराइड का होता है, जो कि कार्बोहाइड्रेट का होता है। पॉलीसेकेराइड मींस कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया में हमारा जेनेटिक मटेरियल उसका ऐसे है, फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए, डीएनए जेनेटिक मटेरियल किसी बैक्टीरिया का। इसका लिपिड मेम्ब्रेन है, ये इसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर इसमें देखा जाएगा तो इसके ऊपर इसको पॉलीसेकेराइड कोट होगा। दिस विल बी पॉलीसेकेराइड कोट। इस पॉलीसेकेराइड कोट को भी यूज किया जा सकता है फॉर मेकिंग वैक्सीन अगेंस्ट इट। और टॉक्साइड्स क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि टॉक्सिन्स सेक्रेट करते हैं, टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंडोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, वो हार्मफुल होते हैं और उन्हीं को ट्रीटमेंट करके हम उनसे टॉक्साइड्स बनाते हैं जो कि हार्मलेस टॉक्सिन्स होते हैं। तो ये हमारे पास बैक्टीरिया है, अब ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इसको हार्मलेस किया जाता है, हार्मलेस बनाते हैं। और जब इसको हार्मलेस बनाते हैं, इसमें मतलब इससे जहर खत्म करते हैं, तो उसके बाद क्या बनता है, टॉक्साइड बनता है। और टॉक्साइड जो है इसी को फिर हम इस्तेमाल करते हैं एज ए वैक्सीन। अब इसमें नुकसान करने की ताकत नहीं है, तो इस टॉक्साइड को हम यूज करेंगे एज ए वैक्सीन। समझ आ रहा है? तो ये भी एक कंपोनेंट ही है किसका, इस बैक्टीरिया का। तो यहां पे ये चीजें आप याद रखेंगे। अब यहां पे टॉक्साइड से हम शुरू करते हैं, यहां से हम चलते हैं। तो देखिए टॉक्साइड में आपको क्या चीज याद रखना है, हार्मफुल बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स इसमें यूज होते हैं टॉक्साइड वैक्सीन में। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज टॉक्साइड्स, हार्मफुल बैक्टीरियल हार्मलेस बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स, क्योंकि इसमें से इनको हम हार्मलेस बनाते हैं एंडोटॉक्सिन्स को, ठीक है, उसी को हम टॉक्साइड कहते हैं। अब इसमें दो एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, टेटनस वैक्सीन एंड डिप्थीरिया वैक्सीन। देखो आप कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपने पहले मैंने आपको एक जगह पे बताया टेटनस एंटीटॉक्सिन और यहां पे कह रहा हूं टेटनस वैक्सीन। याद रखिएगा टेटनस एंटीटॉक्सिन भी होता है, कहीं पे हमें रेडीमेड एंटीबॉडीज उसके मिल जाते हैं तो उसको हम यूज करेंगे ट्रीटमेंट के लिए फौरन से। समझ आ रहा है? टेटनस के रेडीमेड एंटीबॉडीज उस वक्त हम उससे क्या कहेंगे, दैट इज नॉट टेटनस वैक्सीन, दैट इज टेटनस एंटीटॉक्सिन। लेकिन टेटनस का वैक्सीन भी होता है, वैक्सीन में हम क्या करेंगे यूज, उसमें हम टॉक्साइड्स को यूज करेंगे। टेटनस जो है बैक्टीरिया है, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, वो बैक्टीरिया क्या करेगा, एंडोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा। उन एंडोटॉक्सिन्स को हम क्या करेंगे, हार्मलेस बनाएंगे, उनसे टॉक्साइड्स बनाएंगे, फिर उनको यूज करेंगे एज अ वैक्सीन। तो यहां पे रेडीमेड एंटीबॉडीज का यूज तो नहीं हुआ ना। सो टेटनस का वैक्सीन भी है और एंटीटॉक्सिन भी है, ये याद रखेंगे। इसी तरह से यहां पे आप डिप्थीरिया भी याद रखेंगे, ये दो चीजें याद रखेंगे। नेक्स्ट हम पॉलीसेकेराइड की यहीं से आते हैं। पॉलीसेकेराइड के बारे में आपको क्या पॉइंट्स याद रखते हैं, एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब यूनिट वैक्सीन्स या प्यूरिफाइड एंटीजन वैक्सीन्स एडजुवेंट इज यूज्ड। एडजुवेंट किस में यूज होता है, तो उस वक्त आपको पॉलीसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड वैक्सीन को टिक मारना है। अब ये एडजुवेंट क्या है और क्यों यूज किया जाता है, मतलब क्या है इसका। देखो याद रखिएगा, हमारा जब हम किसी में इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी बंदे में वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारा मकसद है कि उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होना चाहिए, सफिशिएंटली एक्टिवेट होना चाहिए उसका अपना इम्यून सिस्टम, ताकि उसमें मेमोरी बी सेल्स और टी सेल्स बने और फ्यूचर में वो उस पैथोजन के खिलाफ तैयार रहे। समझ आ रहा है? और ये देखा गया है कि पॉलीसेकेराइड्स या कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये वीक एंटीजेंस होते हैं, वीक इम्यूनोजेंस होते हैं, ये इम्यून सिस्टम को ज्यादा बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए इनसे एक एफिशिएंट वैक्सीन नहीं बन सकता है तब तक जब तक हम इसके साथ प्रोटीन मॉलिक्यूल ना ऐड करें। वही प्रोटीन मॉलिक्यूल एडजुवेंट होता है। समझ आ रहा है? हमारे पास ये कार्बोहाइड्रेट है, खुद से ये वीक इम्यूनोजन है, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट अच्छे से नहीं कर पाएगा, लेकिन हमें अगर वैक्सीन को इफेक्टिव बनाना है तो उसका बंदे का इम्यून सिस्टम एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक्टिवेट होना चाहिए। इसलिए हम इस कार्बोहाइड्रेट पे ऐड करते हैं एक प्रोटीन पार्ट, प्रोटीन ऐड करते हैं, वही प्रोटीन जो है वही एक्ट करता है एज एन एडजुवेंट, ये याद रखना। समझ आ रहा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जाके ये अच्छे से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है। और ऐसा वैक्सीन जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को यूज करके वैक्सीन बनाया जाता है उसे हम कहते हैं कंजुगेट वैक्सीन। ये पॉइंट भी क्लियर हो गया? ठीक है। और इसमें एक ही एग्जांपल आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, दैट इज न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलीसेकेराइड वैक्सीन? वहां पे मे भी वो लिखेंगे न्यूमोकोकल वैक्सीन, लिखेंगे न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, आपको टिक मारना है। या वो लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब यूनिट वैक्सीन मेकिंग यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो वहां पे आप न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन को टिक मारना। ये किस काम की लगता है? ये
ये जो न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है, ये निमोनिया या मेनिंजाइटिस, ये काफ़ी सारी डिजीज के लिए, ये काफ़ी सारी पैथोजेंस के लिए काम करता है, ठीक है, मल्टीपल स्ट्रेन के लिए काम करता है। इतना क्लियर है? तो अब हम आते हैं प्रोटीन वाले पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो ये प्रोटीन जो है, प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, फिर जाके इससे वैक्सीन बनाना पड़ेगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, इसमें पैसा भी बहुत लगता है, क्यूबरसम होता है। इसलिए प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के बजाय इसको लैब में बनाया जाता है। इसको लैब में बनाया जाता है बाय ए टेक्नोलॉजी दैट इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। से फॉर एग्जांपल हमें ये स्पाइक प्रोटीन बनाना है, स्पाइक प्रोटीन बनाना है, याद रखिएगा। ये स्पाइक प्रोटीन हम क्या करेंगे, ये कोरोना वायरस से एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, ये बहुत लेंथी प्रोसीजर है। हम ऐसा नहीं करेंगे। हम एक्चुअली क्या करते हैं, स्पाइक प्रोटीन का जो जीन कोरोना वायरस में होता है, वो उसको, उस जीन को, मतलब हम उस जीन को सिंथेसाइज करते हैं, क्योंकि हमें उसकी सीक्वेंस ऑलरेडी पता चल चुकी होती है। तो उसको सिंथेसाइज करके उस जीन से हम ये प्रोटीन बनाते हैं। कैसे? आपको एक पॉइंट यहाँ पे समझना है कि याद रखिएगा, ये जो इस कोरोना वायरस के अंदर जो ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, ये टिक जहां पे मार रहा हूं, इस पे जरूर और जरूर इस प्रोटीन स्पाइक के लिए एक जीन होगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ जीन, समझ आ रहा है? तो यही जीन जो है, या यही जीन जो है, इसके ऊपर सीक्वेंस होती है। आपको समझने की टेंशन नहीं लेनी है इस वक्त। इसके ऊपर सीक्वेंस होती है, वही सीक्वेंस हम लैब में थ्रू ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स, थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स, वही सीक्वेंस वहां पे यूज की जाती है, और उसी सीक्वेंस को फिर लैब में एक्चुअल में उससे हम प्रोटीन बना देते हैं। ठीक है, तो हम इससे लैब में प्रोटीन बना देते हैं। लैब में जीन से उस जीन से डायरेक्टली स्पाइक प्रोटीन बनाना, इतना याद रखेगा। अभी जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं सीखनी है। स्पाइक प्रोटीन बनाना लैब में, उस प्रोसेस को, उस टेक्नोलॉजी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब ये स्पाइक प्रोटीन हमारे पास काफी क्वांटिटी में होगा, ये फिर काफी क्वांटिटी में हमारे पास होता है, तो और हम इसको वैक्सीन में यूज कर सकते हैं। समझ आ रहा है? और इस प्रोसेस से जो भी वैक्सीन बनता है, दैट इज नोन एज रिकम्बिनेंट वैक्सीन। उसे हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो यहां पे मैं लिखता हूं, जिसमें रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज होती है, उसे हम क्या कहते हैं? रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि आप मुझे बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिकम्बिनेंट वैक्सीन, आपको वहां पे दिया होगा पॉलीसेकेराइड वैक्सीन, टॉक्साइड वैक्सीन, प्रोटीन वैक्सीन दिए होंगे, तो आप टिक किसको मारेंगे? प्रोटीन वैक्सीन को, क्योंकि प्रोटीन ही वो मॉलिक्यूल है जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जा सकता है। वेरी गुड, लैब में बनाया जा सकता है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको क्या याद रखनी है? एक हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये भी रिकम्बिनेंट वैक्सीन है, ये भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। हेपेटाइटिस बी वायरस के सरफेस प्रोटीन्स को बनाया जाता है जीन से। इसी तरह से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है, एचपीवी वायरस, ये सर्विकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सर्विकल कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके लिए एचपीवी वैक्सीन जो होता है, एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, ये भी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया, दिस इज आल्सो रिकम्बिनेंट वैक्सीन। इसी तरह से शिंगल्स वैक्सीन, या इसे हम कहते हैं जोस्टर वैक्सीन, इंग्लिश वैक्सीन या जोस्टर वैक्सीन, ये भी रिकम्बिनेंट वैक्सीन है। ये याद रखेंगे आप, ये पॉइंट्स याद रखेंगे। समझ आ रहा है? तो इतना आपको याद रखना है। अब ज्यादा यहां पे मैं नहीं बताऊंगा, बस ये आपने ऑलरेडी क्लियर किया। यहां पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, मे बी आपके एग्जाम में वहां पे टेटनस और डिप्थीरिया डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, वहां पे आपको लिख सकते हैं वहां पे डीटीएपी, डीटैप वैक्सीन या टीडीएपी वैक्सीन। ये दोनों क्या है? टेटनस एंड डिप्थीरिया के वैक्सीन से एक साथ दिया जाता है। ठीक है, टेटनस, डिप्थीरिया और परट्यूसिस का वैक्सीन, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं डीटैप या टीटैप, डिपेंडिंग अपॉन ये एक बच्चों में दिया जाता है, एक एडल्ट्स में दिया जाता है, बाकी ये कोई सेम है, बाकी ये सारा सेम है। समझ आ रहा है? तो ये याद रखेंगे आप। नेक्स्ट, सेकंड जनरेशन कोविड-19 वैक्सीन। अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है कि सेकंड जनरेशन कुछ कोविड-19 के वैक्सीन भी हैं। उसमें से एक ही वैक्सीन आपको याद रखना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पे लिखता हूं, दैट इज, आपने सुना होगा नोवावैक्स, जिसे हम और एक नाम देते हैं नोवाजोविड। ठीक है, और इंडिया में इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज कोवावैक्स। फॉरेन में इसे नोवावैक्स या नोवाजोइड वैक्सीन कहते हैं, और इंडिया में इसे कोवावैक्स कहते हैं। बनाया किसने है ये? बनाया किसने है ये अमेरिका की एक कंपनी है जिसे हम कहते हैं नोवावैक्स। नोवावैक्स कंपनी है, और इसने नोवावैक्स या जिसे हम कहते हैं नोवाजोइड वैक्सीन जो है, ये बनाया है कोरोना वायरस के लिए। दिस इज अ सेकंड जनरेशन कोविड-19 वैक्सीन, जिसमें यही स्पाइक प्रोटीन्स को रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज करके इस स्पाइक प्रोटीन्स को बनाया जाता है, और फिर जाके इसको वैक्सीन में यूज किया जाता है। लेकिन जिस तरह से पॉलीसेकेराइड वैक्सीन में हमने एडजुवेंट्स का यूज किया ताकि बेटर तरीके से इम्यूनिटी इसमें आ जाए, इस बंदे में आ जाए, ये बेहतर तरीके से इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करें, यहां नोवावैक्स जो है, या नोवाजोइड या कोवावैक्स जो है, इंडियन कोवावैक्स जो है, इसमें भी एडजुवेंट का यूज किया गया ताकि बेहतरीन से बेहतरीन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए। तो इसमें जो एडजुवेंट का यूज किया गया, उस एडजुवेंट का अगर आप नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है,
एडजुवेंट, उस एडजुवेंट का नाम है एडजुवेंट प्रोटीन का मैट्रिक्स एम। बस, दिस इज ऑल अबाउट सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स। इतना ही आपको याद रखना है सेकंड जनरेशन वैक्सीन्स के बारे में। नाउ वी विल कम टू थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स। देखिए तो स्टूडेंट्स, थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स में आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है? पहले सबसे आसान क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि आपको नीचे दिए गए हुए वैक्सीन्स में से बताना होगा कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन कौन कौन सा है। वहां पे वो कोई भी रख सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी पता है कि थर्ड जनरेशन वैक्सीन्स में हम जेनेटिक वैक्सीन्स को उनको कहते हैं, उसमें हम जेनेटिक मटेरियल का यूज करते हैं, उसमें डीएनए का यूज करते हैं, उसमें आरएनए का यूज कर सकते हैं, जिनको हम न्यूक्लिक एसिड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर वहां पे ऑप्शन में दिया होगा एमआरएनए वैक्सीन, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और एमआरएनए वैक्सीन का ही मॉडिफाइड कुछ तरीका किया जाता है, उसे हम कहते हैं रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, ये भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप डीएनए वैक्सीन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये तीनों दिए होंगे तो फिर लास्ट में ऑल द अबव दिया होगा, उसको टिक मार लेना। समझ आ रहा है? अच्छा, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर ये इसमें बताएंगे कि कैसे होते हैं ये वैक्सीन, एमआरएनए वैक्सीन कैसे काम करता है, रिकम्बिनेंट वेक्टर कैसे वैक्सीन कैसे काम करता है, डीएनए वैक्सीन कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है अभी तक इनका यूज नहीं हुआ था, ये इनका मतलब इसमें हमें सक्सेस नहीं मिली थी अभी तक। लेकिन जब ये कोविड-19 हो गया, फिर कई सारे वैक्सीन, स्पेशली दिस एमआरएनए वैक्सीन और रिकम्बिनेंट वैक्सीन इन विद रिलेटेड टू कोविड-19 बना दिए गए, तो एकदम से इसमें बूस्ट आ गया। अभी भी ये जो है, ये फील्ड जो है, ये अभी इन्फेंसी में है, तो इसमें काफी सारी प्रोग्रेस अभी होनी है। डीएनए वैक्सीन अभी ह्यूमन्स के लिए अप्रूव नहीं हुए और उसमें अभी सक्सेस नहीं हुई है, एक्सेप्ट वन वैक्सीन जो कि कोविड-19 के लिए आपको याद रखना है। बस अभी मैं आपको बताऊंगा वो चीजें, वो आप याद रखेंगे। देखिए, एमआरएनए वैक्सीन की जब हम बात करते हैं तो आप सबको पता है कि अगर हमें फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन का यूज करना है तो हमें पूरे पैथोजन को यूज करना होगा। या तो उसकी लाइव वीकेंड बॉडी को यूज करेंगे, कमजोर कर देंगे उसकी बॉडी को, हार्मलेस बना देंगे तो उसको यूज करेंगे, या तो उसे किल करके ही हम उसका वैक्सीन बना के उसके खिलाफ यूज कर देंगे। दिस इज वन थिंग। सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हम क्या करते हैं? सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हम उससे प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं, या उसके एंडोटॉक्सिन्स को एक्सट्रैक्ट करके उसका वैक्सीन बना देते हैं, वो आपको पता है। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम क्या करते हैं? हम इसमें वो जो प्रोटीन जो उसका होता है, जिसके लिए हमें जो कि हम वैक्सीन में सेकंड जनरेशन वैक्सीन में यूज करते थे एक्सट्रैक्ट करके, वो प्रोटीन हम अपनी बॉडी की, उस इंडिविजुअल की बॉडी की सेल्स के अंदर ही बना देते हैं और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब यहां देखिए कैसे, से फॉर एग्जांपल अगर हम कोरोना वायरस की बात करें, SARS-CoV-2 की बात करें, आपने पता है कि उसमें एक कोट होता है ऊपर से, दिस इज द कोट, अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होगा, दिस इज द जेनेटिक मटेरियल विच इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और उसके बाद इसके ऊपर जो है बाहर से कई सारे प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, प्रोटीन जिन्हें प्रोटीन स्पाइक्स कहते हैं। तो ये वाले प्रोटीन स्पाइक्स हैं, ये एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, अब यहां पे आपको समझना है, अगर फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन यूज करना है, एज अ फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन हम SARS-CoV-2 इस कोरोना वायरस को यूज करेंगे तो पूरी बॉडी को यूज करेंगे। अगर सेकंड जनरेशन वैक्सीन हम इससे बनाएंगे तो स्पेशली हम इसको जो है प्रोटीन स्पाइक्स हैं, इनको यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, क्योंकि ये प्रोटीन स्पाइक्स आपको पता है यही वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके मदद से ये कोरोना वायरस बॉडी के सेल्स के अंदर दाखिल हो जाता है। क्लियर? तो इसका मतलब है कि सेकंड जनरेशन वैक्सीन में हम इस प्रोटीन का ही यूज करते हैं, स्पाइक प्रोटीन का यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए। थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम क्या करेंगे? हम इन प्रोटीन स्पाइक्स का यूज नहीं करेंगे। हमको पता है कि इसके जेनेटिक मटेरियल में, जो कि इसका अंदर से आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, उसमें बाज़ाब्ता तौर पे इस प्रोटीन स्पाइक के लिए जीन होगा। फॉर एग्जांपल ये जीन है, ठीक है। और जीन में क्या होता है आपको याद नहीं रखना, आपको समझना नहीं, सिंपल समझिए कि उस पर कोई जेनेटिक कोड होता है, उसकी कोई सीक्वेंस होती है। जब वो जेनेटिक कोड के बारे में रिसर्चर्स को पता चलती है तो वो लैब में वो जेनेटिक कोड जनरेट कर सकते हैं थ्रू कंप्यूटर प्रोग्राम्स। समझ आ रहा है? ये याद रखें। तो क्या किया जाता है, ये एक बार इस कोरोना वायरस की सीक्वेंसिंग हो गई ना, सीक्वेंसिंग, इसकी जेनेटिक मटेरियल की सीक्वेंसिंग होगी, मतलब ये कोड समझ आ गया, ये कोड क्या है, इसके अंदर जेनेटिक कोड क्या है, तो एकदम से स्पाइक प्रोटीन के लिए जो कि जेनेटिक कोड इसका रेस्पॉन्सिबल है, जो कि इसका जीन रेस्पॉन्सिबल है, जीन सीक्वेंस रेस्पॉन्सिबल है, वो लैब में वो फ्रॉम कंप्यूटर प्रोग्राम्स वो एकदम से जनरेट किया गया और उसका फटाफट से वैक्सीन बना दिया गया। तो इसमें एमआरएनए वैक्सीन में ज्यादा टाइम फिर नहीं लगा। एक बार पता चल गया कि इसके लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, उसकी कोडिंग क्या है, वो कोड रिसर्चर्स को पता चल गया, तो फौरन से इन्होंने कई सारे एमआरएनए वैक्सीन बना दिए। अब याद रखें यहाँ पे क्या क्या किया जाता है। देखिए ये एमआरएनए वैक्सीन काम कैसे करता है, आपको पता है। अगर हम बॉडी की नॉर्मल सेल ले लेंगे, से हमारे पास ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल सेल है, ठीक है, ये हमारी बॉडी की एक नॉर्मल सेल है। इसमें बाज़ाब्ता तौर पे बीच में एक न्यूक्लियस होता है, जिसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। आरएनए नहीं होता हमारी बॉडी में, क्या होता है, डीएनए। और आपको पता है इस डीएनए पे
इंफॉर्मेशन होती है बॉडी के सारे प्रोटीन्स बनाने के लिए, और प्रोटीन्स बनाने के लिए हमारी उस बॉडी की सेल्स में जो फैक्ट्रीज लगी होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, आप सबको पता होगी उनको हम क्या कहते हैं, दोज आर नोन एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या कहते हैं उनको, राइबोसोम्स। और इस जो न्यूक्लियस में ये जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, इससे एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, mRNA, सिंपल में आरएनए बनता है इससे, ठीक है, आरएनए बनता है। ये आरएनए बाज़ाब्ता तौर पे इस पे इंफॉर्मेशन होती है कि आपको प्रोटीन कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, और ये mRNA जब इस राइबोसोम के पास जाता है बोलता है फटाफट से ये प्रोटीन बनाओ। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है हमारी बॉडी में प्रोटीन बनाने के लिए। तो एकदम से ये क्या, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बनता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल हमारी बॉडी का कोई भी प्रोटीन मॉलिक्यूल बन सकता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब जब वायरस बॉडी के अंदर दाखिल होगा, ये वो हमें कोशिश ये करनी है कि हम जब ये वैक्सीन बनाएंगे, हम जब वैक्सीन का जीन डालेंगे इसमें जो कि स्पाइक प्रोटीन के लिए है, हमें हमारा ये वैक्सीन काम कैसे करेगा, ये जीन जो है ये डायरेक्टली राइबोसोम्स पे जाएगा और राइबोसोम्स पे ये डायरेक्टली कौन सा प्रोटीन बनाएगा, ये स्पाइक प्रोटीन बनाएगा, जिस तरह से हमारा नॉर्मल प्रोटीन राइबोसोम बनाते थे। समझ आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, लेकिन एक प्रोसेस होती है इसमें, एकदम से इस जीन को इसमें नहीं डाल सकते हैं। हमने जनरेट किया, ये ऑटोमेटेड प्रोग्राम्स के जरिए हमने जनरेट किया, ये जीन जनरेट किया, लेकिन ये हम डायरेक्टली इसमें नहीं डाल सकते। इस जीन को हमें कोड करना पड़ता है बाय अ नैनो लिपिड मॉलिक्यूल, नैनो लिपिड कोटिंग, जिससे हम क्या कहते हैं, आप याद रख सकते हैं LNPs, लिपिड नैनो पार्टिकल्स, लिपिड नैनो पार्टिकल्स। तो ये जो ये कोटिंग होती है ये नेसेसरी होती है, क्योंकि ये लिपिड कोट ही वो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए ये सेल के अंदर, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर दाखिल हो सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड का बना होता है। अगर ये लिपिड कोटिंग है तो ये फ्यूज करने में आसानी होगी, लिपिड से लिपिड फ्यूज हो जाएगा और अंदर ये सेल के अंदर ये जीन दाखिल होगा। एक बार ये आरएनए जीन जो है ये सेल के अंदर दाखिल हो गया, जब ये सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा तो ये जीन जो है ये राइबोसोम्स के पास बोलेगा आप जैसे अपना प्रोटीन बनाते हो, चलो मेरा प्रोटीन बनाओ। हाँ, ये बना लेगा इसका प्रोटीन, और ये प्रोटीन कौन सा है आपको पता है, दिस इज द प्रोटीन ऑफ स्पाइक प्रोटीन। वेक्टर वैक्सीन का भी काम इसी तरह से होता है। उसमें सिंपली क्या होता है, याद रखिएगा, एक ही पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में हम जो ये जीन सेल के अंदर दाखिल करने के लिए यहाँ पे जो हम लिपिड नैनो पार्टिकल्स कोटिंग इस्तेमाल करते हैं, वहां पे इसमें एक वायरस का इस्तेमाल होता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल होता है। उस वायरस को हम स्पेशली क्या कहते हैं, जो कि कॉमनली यूज होता है, उसे हम कहते हैं एडिनो वायरस। तो क्या किया जाएगा, ये देखिए, ये एक एडिनो वायरस है। हमने यही जीन जो है, जो कि SARS-CoV-2 के लिए, जो कि स्पाइक प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस जीन को हम इस एडिनो वायरस के उसके अंदर दाखिल कर देंगे, फिर जाके ये एडिनो वायरस इस सेल के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो एक ही डिफरेंस इनमें है, रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन और mRNA वैक्सीन में यही डिफरेंस है कि mRNA वैक्सीन में हम लिपिड नैनो पार्टिकल्स जो होते हैं उनके जरिए हम उस प्रोटीन स्पाइक का जीन सेल के अंदर दाखिल करते हैं, लेकिन रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन में हम इस लिपिड नैनो पार्टिकल के बजाय हम क्या यूज करते हैं, एडिनो वायरसेस का यूज करते हैं इसके अंदर प्रोटीन दाखिल करने के लिए, इसके अंदर ये जीन दाखिल करने के लिए। और बाकी प्रोसेस सेम हो जाती है। क्या प्रोसेस हो जाती है कि अंदर से ये जीन जो है, ये आरएनए जीन है, ये राइबोसोम्स पे जाएगा और राइबोसोम्स से ये प्रोटीन बनाएगा, जो प्रोटीन क्या है, स्पाइक प्रोटीन। अब ये स्पाइक प्रोटीन बन गया, इसको एकदम से हमारे इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम इसको एकदम से पहचानेगा और इसके खिलाफ इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। विच रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। इसका मतलब है ये इसके खिलाफ बी सेल्स और टी सेल्स बनेंगे और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगे, और बी सेल्स और टी सेल्स में से कुछ सेल्स क्या, किस किस्म की बी सेल्स टी सेल्स होंगी, जिन्हें हम कहते हैं मेमोरी बी एंड टी सेल्स, जो कि हमें फ्यूचर में अगर ये एग्जैक्ट फिर ये SARS-CoV-2 जो है, कोरोना वायरस जो है, इस बंदे की बॉडी में दाखिल होता है, तो उसकी सेल्स में ऑलरेडी क्या मेमोरी बी एंड उसकी बॉडी में ऑलरेडी क्या मेमोरी बी एंड मेमोरी टी सेल्स होंगी, जो कि उसको एकदम से डिस्ट्रॉय करेंगे। समझ आ रहा है? तो उसको ये इम्यूनिटी दे देंगे, उसमें ये रेजिस्टेंस दे देंगे। इतना क्लियर है? तो रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन और mRNA वैक्सीन में इतना आपको याद रखना है, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है जो आपको याद रखनी है। अब डीएनए वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है कि डीएनए वैक्सीन जो है ये ह्यूमंस के लिए अप्रूव्ड नहीं है, क्योंकि इसमें खतरा ये है कि ये जो डीएनए होता है, आरएनए तो जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है वो हमारे सेल्स के अंदर जो डीएनए होता है उसके साथ मिल नहीं सकता, लेकिन डीएनए वैक्सीन का ये खतरा रहता है कि अगर हम डीएनए वैक्सीन जो है, जिसमें डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली डीएनए का इस्तेमाल किया जाता है, सेल्स के अंदर डीएनए सेगमेंट को यूज किया जाता है, वो उसमें डाला जाता है, वो डीएनए क्या पता हमारे सेल्स के जो अपना डीएनए उसके साथ मिल जाए और वहां पे कई सारे जीन्स को वो डिस्टर्ब करे, कई सारे जीन्स की फंक्शंस को डिस्टर्ब कर सकता है, तो उससे बहुत ज्यादा
डैमेज हो सकता है हमारी बॉडी को, ठीक है। तो इसलिए डीएनए वैक्सीन को अप्रूव नहीं किया गया है। हाँ हाँ, इसमें एक वैक्सीन को यूज किया गया था इमरजेंसी के दौरान अगस्त 2021 में कोविड-19 के लिए, जिसे हम क्या कहते हैं, दैट्स नोन एज ज़ाइकोव-डी। एक मिनट यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आई थिंक आई हैव रिटन ज़ाइकोव-डी। ये खाली एक इंडिया में ये बनाया गया था डीएनए वैक्सीन। ये एक ही डीएनए वैक्सीन आज तक दुनिया में बनाया गया है, जो कि इमरजेंसी में हमें क्या अगस्त 2021 में यूज किया था इसका। अब इसका यूज क्यों किया गया था? क्या ये हमारे डीएनए में इंटरमिंगल नहीं हो सकता था? नहीं, इसमें चांसेस इसमें देखा गया कि ये हमारे डीएनए में इंट्रोड्यूस नहीं होता है। कैसे कैसे? अब देखिए यहाँ पे डीएनए वैक्सीन में हम क्या करते हैं, ये फॉर एग्जांपल हमें ये जो जीन है इसको हमें यूज करना है। ये पैथोजन का जीन है, फॉर एग्जांपल ये स्पाइक प्रोटीन का जीन है, इसको हमें इस्तेमाल करना है किसके लिए? हमारी बॉडी में स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए, ताकि हमारी बॉडी स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ इम्यूनिटी जनरेट करे और हमें हमारी बी एंड मेमोरी टी सेल्स में। अब ये स्पाइक प्रोटीन जो है ये पहले एक सर्कुलर क्रोमोसोम में इंटीग्रेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। आपको ये याद नहीं रखना है, बस प्रोसीजर समझिए, कांसेप्ट को समझिए। थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, ये याद रखना नहीं है, लेकिन समझाने के लिए। प्लाज्मिड जो है ये एक सर्कुलर डीएनए या सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर जाके ये प्लाज्मिड जो है ये हमारी सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसका हमारा डीएनए है। तो फिर जाके हम ये प्लाज्मिड जो है, इस प्लाज्मिड को हम बॉडी के अंदर दाखिल कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखा गया कि जो इन्होंने ज़ाइकोव-डी बनाया था, जो प्लाज्मिड जब इन्होंने यूज किया था, जब इसके अंदर ये दाखिल हो गया, ये देखा गया कि ये इसके हमारे मेन जेनेटिक मटेरियल जो कि हमारा न्यूक्लियस में उसमें इंटीग्रेट नहीं कर रहा था। तो ये सक्सेसफुल हो गया कि ये हमें हमारे डीएनए को डैमेज नहीं कर सकता, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं कर सकता है। इसलिए हमने ज़ाइकोव-डी को यूज किया था अगस्त 2021 में, ठीक है। तो डीएनए वैक्सीन अगर बनेंगे तो बहुत सारा रेवोल्यूशन आ जाएगा। अभी ये इसके रिलेटेड वैक्सीन देखिए, अभी कैंसर के लिए रिलेटेड वैक्सीन बन रहे हैं और भी काफी सारे खतरनाक डिजीज उनके लिए वैक्सीन बन रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल अभी नहीं हो पाए। तो इतना आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एग्जांपल्स आपको याद रखनी है एमआरएनए वैक्सीन की। दो एग्जांपल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है मॉडर्ना और दूसरा है फिजर। मॉडर्ना एंड फिजर आपको वहां पे डेफिनेटली वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग और एमआरएनए वैक्सीन फॉर कोविड-19। तो वहां पे कई सारे ऑप्शन दिए गए होंगे, उसमें आपको डेफिनेटली ये पहचानना है कि क्या है मॉडर्ना और फिजर। मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन और फिजर बायोनटेक कोविड-19 वैक्सीन। मॉडर्ना जो है ये अमेरिका ने है, ठीक है, ये अमेरिका में बनाया गया, और जो फिजर है फिजर बायोनटेक है, फिजर कंपनी है अमेरिका की, और बायोनटेक जो है ये जर्मनी की। ये दोनों का कंबाइंड, इन दोनों ने एक साथ ये बनाया था। फिजर अमेरिका की कंपनी है, बायोनटेक जर्मनी की कंपनी है, मॉडर्ना अमेरिका की कंपनी है। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। अब दूसरा जो है दैट इज रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन, इसमें क्या किया जाता है, इसमें कौन से वैक्सीन आते हैं? एक है इसमें एस्ट्राजेनिका वैक्सीन, जो कि यूके इंग्लैंड में बनाया गया, ठीक है। ये इंग्लैंड में एस्ट्राजेनिका कंपनी है और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, उन दोनों ने मिलकर ये वैक्सीन बनाया, किसके लिए? कोविड-19 के लिए। तो एस्ट्राजेनिका वैक्सीन इंडिया में इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, SII, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना देता है सेम वैक्सीन को, एस्ट्राजेनिका वैक्सीन को ही। यूके में किसने बनाया है? यूके में ये एस्ट्राजेनिका कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दोनों ने मिलकर ये वैक्सीन बना दिया। लेकिन इंडिया में इसे कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सेम फार्मूला है, सेम फार्मूला को प्रोड्यूस करता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अंडर द ब्रांड नेम। इंडिया में हम इसी एस्ट्राजेनिका को क्या कहते हैं? कोविशील्ड, जो कि काफी सारों ने, आपको पता है कोविशील्ड बहुत कॉमन हो गया था, यहाँ पे कोविशील्ड दिया गया था। तो दिस इज एक्चुअली, इसकी प्रिपरेशन जो है, इसकी फार्मूला जो है वो एक्चुअली यूके में बनाई गई थ्रू एस्ट्राजेनिका फार्मास्यूटिकल कंपनी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। दूसरा आता है इसमें जैसन वैक्सीन या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन। ये भी क्या है? ये भी रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन है। इसमें भी एडिनो वायरस का यूज किया गया है। एडिनो वायरस का यूज किसके लिए? जीन को, इसको बॉडी की सेल्स में डिलीवर करने के लिए, ठीक है। आपको इतना ही पता है ना कि एमआरएनए में डायरेक्टली हम वो डिलीवर करते हैं थ्रू लिपिड नैनो पार्टिकल्स, और यहां पे हम क्या करते हैं? वायरस का इस्तेमाल करते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी ये फंक्शन एक ही तरीके से करते हैं। तो जॉनसन वैक्सीन या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, ये जॉनसन है, JOHN, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन, ये जो है ये यूएसए की कंपनी है, यूएसए, ये है यूके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये इंडिया में है, ठीक है। यूएसए की कंपनी जैनसन भी उसे कहते हैं, या जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी पहले उसे कहते थे। तो ये जो है इन्होंने ये वैक्सीन बना दिया। इसी तरह से रशिया में रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन कोविड-19 के लिए है स्पुतनिक। क्या है? स्पुतनिक, ये याद रखेंगे। और लास्ट में आपको याद रखना है, जहां से ये डिजीज निकल गई, जहां से ये पहले शुरू हो गई थी, उसको हम क्या कहते हैं? चाइना में अगर हम देखेंगे, चाइना में रिकम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन
कोविड-19 के लिए क्या है? कैनसिनोबायोकॉन्विडेसी, कैनसिनोबायोकॉन्विडेसी। बस ये लंबा लंबा नाम आएगा तो वहां पे टिक मारना। देखो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पूछेंगे तो यहां तक जा सकते, इसके आगे नहीं जा सकते, ठीक है? कैनसिनोबायोकॉन्विडेसी, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। और डीएनए वैक्सीन एक ही बनाया गया है इंडिया में, उसे हम क्या कहेंगे? दैट इज नोन एज ज़ाइकोव-डी, ज़ाइकोव-डी। बस इतना आपको याद रखना है। अब कंसेप्ट एक है जिसे हम कहते हैं एडिबल वैक्सीन। एडिबल वैक्सीन क्या होता है? ऐसा किया जाता है कि ये जो आपको पता है, अब अगर हमारे पास जेनेटिक कोड पता है कि किसी प्रोटीन स्ट्रक्चर, पैथोजन के प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जेनेटिक कोड है, हम वो कोड जो है उससे हम सेल्स में अगर डालेंगे तो प्रोटीन बनेगा। लेकिन यहां पे क्या किया जाता है? कहते हैं कि रिसर्चर्स कहते हैं कि हमें बॉडी के सेल्स में क्यों डालना है? हम किसी फूड सब्सटेंस में इस जीन को डालेंगे, किसी फूड में डालेंगे, वहां पे रेडीमेड वो बन जाएंगे, वो पार्टिकल्स, वो पैथोजन के प्रोटीन पार्टिकल्स जिसके खिलाफ हमें हमारा इम्यून सिस्टम फिर एक्टिवेट होगा। तो इसमें फूड का इस्तेमाल किया जाता है। तो एडिबल वैक्सीन में हम जैसे हम बनाना में वो जीन डालेंगे जिसके लिए हमें इम्यूनिटी चाहिए, पैथोजन के जीन डालेंगे, इसी तरह से पोटैटो में डाल सकते हैं, राइस में, मेज में, टोमेटोज में, इनमें डाले गए हैं डिफरेंट पैथोजन्स के खिलाफ जो जीन्स होते हैं, डिफरेंट पैथोजन्स के प्रोटीन्स को जो कोड करेंगे। फिर जाके इनमें वो प्रोटीन्स बनते हैं, बंदा खा लेता है तो उसकी बॉडी में वो प्रोटीन आते हैं जिसके खिलाफ वहां पे उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, मेमोरी बी एंड मेमोरी टी सेल्स बना देते हैं। तो एडिबल वैक्सीन का कंसेप्ट क्या है? इसमें हम वो जीन्स जो है वो कहां पे डालेंगे? ये हम डालेंगे फूड सब्सटेंस, जैसे बनाना में, पोटैटो में, राइस में, मेज में, टोमेटोज, इनको यूज किया गया है अभी तक, ठीक है? तो काफी सारी डिजीज के लिए मेनली आपको 2 डिजीज याद रखनी है एडिबल वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के लिए एडिबल वैक्सीन बनाया गया। इस तरह से रोटावायरस वैक्सीन, ठीक है, रोटावायरस के लिए एडिबल वैक्सीन बना दिया गया। बस इतना याद रखेंगे आप। नाउ अनदर क्वेश्चन जो आपको इसी वैक्सीन के कंसेप्ट के बारे में पूछ सकते हैं, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है हेटेरोलॉगस, हेटेरोटाइपिक या जेनेरियन वैक्सीन के बारे में। अब देखिए क्या है, नॉर्मली आपको पता है कि हमें अगर ये हमारे पास पैथोजन है, ठीक है, हमें अगर इसके खिलाफ वैक्सीन बनाना है तो हमें इसी की बॉडी को या इसके बॉडी में कोई कंपोनेंट होगा या इसके ही जेनेटिक मटेरियल को यूज करना है किसके लिए? इसके खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए। दिस इज अ नॉर्मल, अभी तक जो हमें पता है, ठीक है, ये नॉर्मल वैक्सीन है। लेकिन अगर हम हेटेरोटाइपिक वैक्सीन या हेटेरोलॉगस वैक्सीन या जेनेरियन वैक्सीन के बारे में बात करेंगे, इसमें हम इसी पैथोजन को इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी बॉडी को इस्तेमाल नहीं करेंगे इसके अपने खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए। हम इसके कोई रिलेटेड पैथोजन होगा उसी को इस्तेमाल करेंगे इसके खिलाफ इसके खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम काम करते हैं, ये जो है स्मॉल पॉक्स वायरस वैक्सीन जो कि फर्स्ट वैक्सीन बना दिया गया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि पहला वैक्सीन जो बना दिया गया वो कौन सा है, दैट इज स्मॉल पॉक्स वैक्सीन। किसने बना दिया? डॉक्टर एडवर्ड जेनर। इसी को हम क्या कहते हैं? ही इज नोन एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। यहां पे याद रखेंगे, फादर ऑफ, मे बी ये क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन है? फादर ऑफ वैक्सीनेशन कौन सा है? इज डॉक्टर एडवर्ड जेनर जो है। और आपको अगर वहां पे क्वेश्चन आएगा, हु कॉइन्ड द टर्म्स वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीन किसने टर्म्स दी? कौन सा? एक वैक्सीन एंड दूसरी टर्म है वैक्सीनेशन। ये टर्म्स किसने दे दी? कुछ बुक्स आपको जब आपको पढ़ना नहीं है, हायर में देखते हैं तो वहां पे लुइस पास्चर लिखते हैं, लेकिन आपकी लेवल पे आप याद रखेंगे, इसमें भी आप आंसर किसको मारेंगे? टिक मार के किसको आएंगे? एडवर्ड जेनर को ही टिक मार के आएंगे, मेहरबानी करके, ठीक है, याद रखिएगा। लुइस पास्चर वहां आपको ऑप्शन में नहीं देंगे, ठीक है, वो नहीं जा सकते वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब इस एडवर्ड जेनर ने क्या किया? इसने जो पहला वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, ये जो बनाया गया था, इसने जो बनाया, ये एक्चुअली हेटेरोटाइपिक वैक्सीन है, हेटेरोलॉगस वैक्सीन है या जेनेरियन वैक्सीन है? क्यों? क्योंकि इसमें स्मॉल पॉक्स वायरस से ही स्मॉल पॉक्स के खिलाफ वैक्सीन नहीं बना दिया गया, ठीक है। इसमें एक रिलेटेड पैथोजन का इस्तेमाल किया गया जिसे हम कहते हैं काउपॉक्स वायरस। तो क्या किया गया इसमें? अगर हम बात करेंगे, इस एडवर्ड जेनर ने क्या किया? इसने काउपॉक्स वायरस को लिया, स्मॉल पॉक्स वायरस को नहीं लिया, काउपॉक्स वायरस को लिया और इससे वैक्सीन बनाया। एक्चुअली इसने ये काउपॉक्स का जो पास होता है, ठीक है, काउपॉक्स में भी ब्लिस्टर्स होते हैं बॉडी पे, स्मॉल पॉक्स में भी होते हैं। काउपॉक्स एक थोड़ा सा माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स के खतरनाक सिम्टम्स होते थे, ठीक है। तो इसने ये काउपॉक्स का जो है ये इसी का वैक्सीन उठाया, काउपॉक्स वायरस को ही उठाया और इसको इंजेक्ट किया एक 8 साल के बच्चे में, जिसका नाम था, हिज नेम वाज जेम्स फिप्स, ठीक है। इसके अंदर इंजेक्ट किया और काउपॉक्स का वायरस जब इसके अंदर इंजेक्ट किया, फिर देखा गया इसको, फिर जेम्स फिप्स को जब फिर बाद में स्मॉल पॉक्स का वायरस डाला गया, स्मॉल पॉक्स इसको कुछ नहीं कर पाता था। तो ये काउपॉक्स वायरस जो है ये एक्ट कर रहा था एज अ वैक्सीन फॉर दिस, अगेंस्ट दिस स्मॉल पॉक्स। समझ आ रहा है? अगेंस्ट दिस स्मॉल पॉक्स वायरस।
जिससे हम कहते हैं वेरिसला वायरस, उसके खिलाफ ये एक्ट कर रहा था, जिसका काउपॉक्स वायरस। तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स को यूज नहीं किया गया, स्मॉल पॉक्स वायरस को स्मॉल पॉक्स के खिलाफ ही वैक्सीन बनाने के लिए। यहाँ पे काउपॉक्स वायरस को यूज किया गया, एक रिलेटेड पैथोजन को यूज किया गया। तो इस किस्म के वैक्सीन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोटाइपिक, हेटेरोलॉगस या जेनेरियन वैक्सीन, याद रखिएगा। इसी तरह से मैंने आपको बताया था ना, जब हमने आपको पढ़ाया था बीसीजी वैक्सीन, बीसीजी वैक्सीन में क्या, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ये वैक्सीन है। और हमने जो हमारा माइकोबैक्टीरियम बोविस है, जो कि कैटल में टीबी कराता है, उसको इस्तेमाल किया गया। किसके लिए? माइकोबैक्टीरियम बोविस को इस्तेमाल किया गया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो कि ह्यूमंस में टीबी कराता है, उसके खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए। तो वहां पे भी एक रिलेटेड पैथोजन को इस्तेमाल किया गया, जो कि थोड़ा माइल्ड सिम्टम्स देता है, उसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? मेन पैथोजन के खिलाफ, दूसरे पैथोजन के खिलाफ वैक्सीन बनाने के लिए। वहां पे भी दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस हेटेरोटाइपिक, हेटेरोलॉगस एंड जेनेरियन वैक्सीन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कंसेप्ट जहन में बिठा के एग्जाम में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, एक कोई वैक्सीन जो कि एक ही टाइप ऑफ पैथोजन या एक ही टाइप ऑफ एंटीजन्स के खिलाफ काम करता है, उसे हम कहते हैं यूनिवैलेंट वैक्सीन। ठीक है, यूनिवैलेंट वैक्सीन, आपको यूनिवैलेंट और पॉलीवैलेंट के बारे में पढ़ना है, और कंबाइंड वैक्सीन, इनमें क्या डिफरेंस है ये आपको पता होनी चाहिए। ये आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूनिवैलेंट वैक्सीन कोई ऐसा वैक्सीन जो कि एक ही टाइप ऑफ पैथोजन या एक ही टाइप ऑफ पैथोजन के एंटीजन्स के खिलाफ काम करता है। समझ आ रहा है? वेरी गुड, वो यूनिवैलेंट वैक्सीन है। लेकिन अगर कोई वैक्सीन है जो कि एक ही पैथोजन के काफी सारे स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे न्यूमोनिया कॉज करने के लिए काफी सारे स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो उन सारे स्ट्रेन्स के लिए, मल्टीपल स्ट्रेन्स के लिए जो काम करता है, दैट इज पॉलीवैलेंट वैक्सीन। हाँ, याद रखिएगा, ये डिफरेंट डिजीज नहीं है, डिजीज एक ही है, एक ही टाइप का पैथोजन है, लेकिन उसमें जो डिफरेंट स्ट्रेन्स होते हैं। यूनिवैलेंट में एक ही स्ट्रेन ऑफ दिस पैथोजन के खिलाफ वैक्सीन काम करता है। पॉलीवैलेंट में वो वैक्सीन क्या करता है, एक ही डिजीज है, लेकिन उसमें जितने भी स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजन उस डिजीज को काज करते हैं, सबके खिलाफ वो वैक्सीन काम करता है। जैसे इसमें एक ही नाम आपको याद रखना है, न्यूमोकोकल पॉलीसैकेराइड वैक्सीन। ये न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस काज करने के लिए काफी सारे स्ट्रेन्स ऑफ दिस बैक्टीरिया होते हैं इसमें, उन सब बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करता है, लेकिन डिजीज वो वही करते हैं। समझ आ रहा है? एक ही किस्म की डिजीज करते हैं। ठीक है, अब यही है पॉलीवैलेंट वैक्सीन, ये कंसेप्ट है। इसी के रिलेटेड है कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन देखिए, इसमें एक ही स्ट्रेन नहीं है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ही नहीं है, ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज के लिए अगर वैक्सीन इस्तेमाल किया जाता है। से फॉर एग्जांपल हमारे पास MMR वैक्सीन है, ये कंबाइंड वैक्सीन है। ये एक डिजीज मीजलिस के लिए भी लगता है, क्योंकि इसमें मीजलिस के लिए भी वैक्सीन जोड़ा इसमें डाला होता है, मम्प्स के लिए भी और रुबेला के लिए भी। MMR मीजलिस, मम्प्स एंड रुबेला, तीनों के लिए ये काम करता है, 3 डिजीज के लिए काम करता है। समझ आ रहा है? पॉलीवैलेंट और कंबाइंड वैक्सीन में यही फर्क है कि पॉलीवैलेंट जो है एक ही डिजीज में के लिए जितने भी स्ट्रेन्स ऑफ द पैथोजन होंगे सब के लिए काम करेगा। ठीक है, यूनिवैलेंट में क्या होता है कि एक ही स्ट्रेन के लिए काम करेगा, और कंबाइंड वैक्सीन में क्या है कि डिफरेंट डिजीज के लिए काम करेगा। मे बी मीजल्स के लिए, मे बी फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, मीजल्स के लिए काफी सारे स्ट्रेन्स होंगे, मम्प्स के लिए काफी सारे स्ट्रेन्स होंगे, रुबेला के लिए काफी सारे स्ट्रेन्स ऑफ पैथोजन होंगे, उन सब के लिए क्या करेगा, ये काम करेगा। ये खाली मीजल्स के स्ट्रेन्स के लिए नहीं है, ये मम्प्स के लिए भी है, रुबेला के लिए, डिफरेंट डिजीज के लिए भी। इसी तरह से DTaP या TDAP, ठीक है, ये डिप्थीरिया, टेटनस और पर्ट्यूसिस, ये 3 को, ये जो है, ये इन 3 डिजीज को कम्बैट करने के लिए ये कॉमन वैक्सीन दिया जाता है। इसी तरह से TDAP है, DTaP जो है ये बच्चों में दिया जाता है, और एडोलसेंट्स में TDAP दिया जाता है, बाकी सेम है। बाकी इसमें कंपोजिशन, ये भी टेटनस, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस, वो भी इसी इन्हीं 3 डिजीज के लिए दिया जाता है। तो इतना आपको क्लियर है। आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू। तो लास्ट चीज जो आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं, जहां से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिस इज अ कंप्रेहेंसिव कवरेज ऑफ दिस टॉपिक। इस लेक्चर के बाहर इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला के ऊपर है। तो अगर वो पुराने लेक्चर आप देखेंगे भी नहीं, कोई टेंशन नहीं, लेकिन इस लेक्चर को 1-2 बार अच्छे से देख लेना, इसी से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट इज की ऑर्गेनाइजेशन स्कीम्स और इंपॉर्टेंट डेट्स पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछेंगे कि आप हमें बताइए कि वर्ल्ड लेवल पे इन वैक्सीन को कौन रेगुलेट करता है। वहां पे कई सारे ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको एकदम से किसको टिक मारेंगे, मेहरबानी करके वहां पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को टिक मारना कि वर्ल्ड लेवल पे रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है वैक्सीन के लिए, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और अगर इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में इसे कौन रेगुलेट करता है वैक्सीन को, तो आप याद रखिएगा CDSCO, दैट इज सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, CDSCO। ये इंडिया में जो है ड्रग्स को, सॉरी दिस वैक्सीन को रेगुलेट करती है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक क्वेश्चन, यहाँ से एक पॉइंट याद रखेंगे, ये किसके अंडर आता है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके अंडर आती है ये ऑर्गेनाइजेशन CDSCO, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसके अंडर, और इसी के साथ साथ किसके अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर।
समझ आ रहा है? तो ये याद रखेंगे आप। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज के यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम UIP, ये एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इंडिया में, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली 2014 में शायद। तो इसमें क्या किया गया कि मेन जो 12 डिजीज हैं, 12 प्रिवेंटेबल डिजीज हैं, उनके लिए वैक्सीन फ्रीली अवेलेबल करा दिए गए थे बच्चों को। मतलब आज भी ये इस डिजीज के अंदर, इस स्कीम के अंदर, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर हम वैक्सीन वो फ्री में बच्चों को दे देते हैं। कौन कौन से वो डिजीज हैं जिनके लिए आपको याद रखना है? आप ये मेन डिजीज, इसमें तो काफी सारे डिजीज हैं, आपको देखना है कि इसमें फॉर एग्जाम्पल कॉलरा नहीं है, टाइफाइड नहीं है, जो नहीं है वही याद रखेगा आप। मे बी वहां पे आपको ऑप्शंस में दिया जाएगा कि अंडर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कौन कौन सी डिजीज आती हैं इसमें, जिनके खिलाफ वैक्सीन हम फ्रीली दे देते हैं, ठीक है, अंडर दिस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो वहां पे कई सारे ऑप्शंस दिए होंगे, वहां पे बताएंगे आपको चूज कीजिए इसमें से कौन है या कौन नहीं है। आप याद रखिएगा, आप रिवर्स इसको याद रखिएगा, जो नहीं है वो याद रखिएगा। जैसे टाइफाइड है, जैसे कॉलरा है, ठीक है, इसी तरह से जो है आपको ऑलरेडी पहले मैंने वो फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन में वो लिस्ट दिया था, उसको इसको कंपेयर करके जो नहीं है वही याद रखेगा। दिस इज अ टिप फॉर यू, वहीं से आपको समझ आएगा। इसमें क्या क्या आते हैं? डिप्थीरिया है, परट्यूसिस, टेटनस, पोलियो, मीजल्स, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, जापानीज एन्सेफेलाइटिस, रोटावायरस, BCG, निमोनिया, जिसे हम कहते हैं हिप वैक्सीन। निमोनिया का कौन सा? हिप वैक्सीन। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी टाइप बी वैक्सीन। इस तरह से न्यूमोकोकल वैक्सीन, ठीक है। जो नहीं आते हैं वो याद रखेगा, यही आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज वैक्सीनेशन शेड्यूल। अंडर दिस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम ही क्या हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है इंडिया में। वो मतलब है कि हम यहाँ पे बच्चे को कब और क्या कौन सा वैक्सीन देना होता है, इसके अंडर हम वो देखते हैं वैक्सीनेशन शेड्यूल के अंदर। जब बच्चा पैदा होता है, न्यू बॉर्न होता है, उसमें 2 वैक्सीन लगते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। मे बी ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है 2 वैक्सीन बताए कौन कौन से देते हैं। एक होता है BCG वैक्सीन और दूसरा होता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। BCG वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ये याद रखिएगा। और 6 से 18 मंथ तक में कौन से वैक्सीन लगते हैं? ये वैक्सीन लगते हैं। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये याद रखिएगा। BCG एंड हेपेटाइटिस बी, जब बच्चा पैदा होता है फौरन से उसको ये वैक्सीन दिए जाते हैं। और हाँ, आपके वहां आई थिंक वो पूछ सकते हैं कि जब माँ प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान उसे कोई वैक्सीन दिया जाता है क्या कि नहीं? दिया जाता है, याद रखिएगा। उससे हम क्या देते हैं? हम टेटनस का, डिप्थीरिया का और परट्यूसिस का, जिससे हम क्या कहते हैं, जिससे हम Tdap वैक्सीन जो है, इसमें टेटनस का भी होता है, टेटनस, डिप्थीरिया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट और ये है डिप्थीरिया, टेटनस, डिप्थीरिया एंड परट्यूसिस। परट्यूसिस को हम वूपिंग कफ भी कहते हैं। इन 3 डिजीजेस के लिए हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे वैक्सीन देते हैं इन द फॉर्म ऑफ Tdap, ठीक है। Dtap बच्चों में दिया जाता है, Tdap एडल्ट्स में दिया जाता है तो इसमें सेम चीज। क्लियर हो रहा है? दिस इज ऑल आई थिंक कि ये इसमें दिया जाता है। और एक और पॉइंट आप याद रखेंगे, हाँ यहां पे मैंने लिखे हैं, देखिए, वर्ल्ड वैक्सीन डे कब है? 10th ऑफ नवंबर। वर्ल्ड वैक्सीनेशन वीक कौन सा है? लास्ट वीक ऑफ अप्रैल। नेशनल वैक्सीनेशन डे कौन सा है? 16th ऑफ मार्च। फर्स्ट वैक्सीन डेवलप्ड इन इंडिया कौन सा था? प्लेग का वैक्सीन। और आजकल आपको याद एक और पॉइंट रखना है, मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष, इट इज रिलेटेड टू कि वैक्सीन हर जगह पे अवेलेबल हो जाए, तो वैक्सीन के रिलेटेड ये स्कीम है। मिशन इंद्रधनुष जो है, इसके अंडर क्या है कि अवेलेबल करा देना हर जगह में ये वैक्सीन। तो ये आपको ऑल है इसके लिए, इस चैप्टर के रिलेटेड आपको यहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने जो आपको पढ़ाया है, इसमें हमने आज कोशिश की कि हम सब चीजें कवर करें जो कि आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो थोड़ा सा लंबा है ये लेक्चर, लेकिन इसी को देख के आप जाना। और बेस्ट ऑफ लक। अगर आपका एग्जाम टाइम पे भी होता है, आप अच्छे से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, अभी बहुत टाइम है। क्योंकि लास्ट में इंसान जब प्रिपरेशन करता है अच्छे से, तो आपको पता है कि एग्जामिनेशन के दौरान इंसान बहुत कुछ पढ़ पाता है। एग्जामिनेशन जब पास आ जाता है तो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। अभी आपको लग रहा होगा कि हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका एग्जाम जितना जितना नज़दीक आएगा उतना उतना आपका जो पढ़ने का जो एनर्जी है, जो आपका जज्बा है और आपके अंदर जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप ये कवर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं हर कोई चीज़। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच।